हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 491 मेजलोथ से किसी से मिलना। तिकड़ी में नोआ, विंस्टन, एलिसिया और रैकून गोल्डन बबरू थे। वे कीमिया प्रतियोगिता में भाग लेने और रहस्यवादी रक्त ऑर्किड जीतने के लिए ओज़ में थे। उसे एक प्राचीन गोली बनाने के लिए रहस्यवादी रक्त ऑर्किड की आवश्यकता थी जो गोल्डन बबरू के कायापलट को शुरू करेगी। मैंने सुना है कि इस बार कीमिया गिल्ड पूरी तरह से खत्म हो गई है। कोई भी कीमियागर जिसके पास अच्छे कौशल हैं, वह रेगिस्तान में पानी की बोतल की तरह होगा। वे उन्हें एक झटके में भर्ती कर लेंगे। नूह के शब्दों को सुनकर एलिसिया ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हालांकि कीमिया गिल्ड द्वारा भर्ती होना कुछ लोगों के लिए फलदायी है, अंततः ये किसी की स्वतंत्रता को सीमित कर देगा, और अगर आप मुझसे पूछें तो यह वास्तव में सार्थक नहीं है। क्या बकवास है? सार्थक नहीं? आपने गैब्रियल के बारे में सुना है? एलिसिया की बातें सुनने के बाद नॉर्विन ने अपनी आंखें घुमाईं, अपने होठों को सिकोड़ा और कहा, कीमिया किंग गैब्रियल, ओज़र और एलोन में कोई भी उसे नहीं जानता। नूह ने कंधे उचकाए, हल्के से हंसा। न केवल वह उसके बारे में जानता था, बल्कि वे लगभग एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले थे। मुझे उसके बारे में बताओ। क्या बड़ी बात है? ठीक है, 30 साल पहले कीमिया प्रतियोगिता में वह सबसे बड़ा काला घोड़ा था। उससे पहले उसे कोई नहीं जानता था। जब से उसने प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, कीमिया गिल्ड के पिछले नेता ने उसे गिल्ड एल्डर का पद देने की पेशकश की। उस समय जब वह एल्डर बना था, वह इस पद को पाने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था और 4 सितारा कीमियागर था। नोह ने भीड़ के बीच से निकलते हुए नॉरविन को समझाया। उसके बाद गिल्ड के संसाधनों के साथ वह 5 सितारों तक पहुंच गया और एलोन और ओज़ में सबसे कम उम्र का 5 सितारा कीमियागर बन गया। उसने खुद को कीमिया राजा गैब्रियल बताते हुए बेजोड़ प्रसिद्धि का आनंद लिया। लेकिन अगर यह गिल्ड की वजह से नहीं होता तो उसे वर्तमान में प्राप्त मान्यता तक पहुंचने में कम से कम 20 साल और लग जाते। एलिसिया ने अपने विचार व्यक्त किए। अफवाह है कि वह गिल्ड लीडर पद के लिए नज़र गड़ाए हुए है। नूह ने कीमिया गिल्ड में संरक्षक जासूसों के जरिए अफवाह सुनी। इसके अलावा नूह ने यह भी सुना कि गैब्रियल महाद्वीपों में दूसरे सबसे अच्छे कीमियागर के रूप में अचानक डाउनग्रेड होने के कारण अपना दिमाग खो रहा था। गिल्ड लीडर की स्थिति, वह वर्तमान नेता के बारे में क्या करने जा रहा है? उसे मार डालेगा? नॉरविन ने ठहाका लगाया, लेकिन जब उसने नूह की चुप्पी देखी तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम यहाँ केवल प्रतिस्पर्धा करने के लिए हैं? नूह ने नॉरविन को आंख मारी। अब तक नॉरविन को लगता था कि नूह रहस्यवादी रक्त ऑर्किड के लिए यहाँ है। हालांकि अब उसे एहसास हुआ कि नूह कीमिया गिल्ड के वर्तमान नेता को बचाने की योजना बना रहा है। तुम इसे कैसे रोकने की योजना बना रहे हो? तुम्हें पता है, हत्या, एलिसिया ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं योजना बनाते हुए आगे बढ़ूंगा। ये हमेशा मेरे लिए काम करती है। नूह मुस्कुराया। हत्या की साजिश को जानने के बावजूद वह काफ़ी शांत था। मुझे अभी भी लगता है कि जब उन्होंने तुमसे कहा था तो तुम्हें कीमिया गिल्ड में शामिल हो जाना चाहिए था। अगर तुमने ऐसा किया होता तो हम प्लॉट रोक देते और ऑर्किड आसानी से पा लेते। नॉरविन ने अपनी आंखें घुमाई और बड़बड़ाना जारी रखा। वे तुम्हें जड़ी बूटियों और सामग्री की अंतहीन आपूर्ति प्रदान करते ताकि तुम आराम से रह सको और सामग्री की खोज के लिए जगह जगह भागने में लगने वाले समय को बचा सको। गार्जियन गिल्ड कमाल का है, लेकिन उनके पास सामान्य ऑर्किड भी नहीं हैं। वे कीमियागरों को पालने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। नोहा ने नॉरविन की बात सुनते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे 5 सितारा स्तर तक पहुंचने के लिए कीमिया गिल्ड की ज़रूरत नहीं है नॉरविन। नोहा ने अपने कंधे उचका दिए। एंड्रियास, जो सबसे अच्छे थे, के साथ उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें 5 सितारे नहीं बल्कि 6 सितारे तक पहुंचने में कोई संदेह नहीं था। एंड्रियास की वजह से वह एक युवा व्यक्ति से एक युवा 4 सितारा कीमियागर बन गया, जो कीमिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, बस 5 साल में। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वह स्पष्ट नहीं था कि आम कीमियागरों के लिए अपनी क्षमता को तेजी से बढ़ाना कितना मुश्किल था। आखिरकार हर कोई उसके जितना भाग्यशाली नहीं था। ऐसे समय में मुझे लगता है कि हमें उसकी सराहना करनी चाहिए, आप जानते हैं। जैसे ही एलिसिया ने ये शब्द सुने, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, जबकि उसकी त्वचा के नीचे की नसें उभर आईं। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी एक झटके में लाल हो गईं। मेरे सामने उसके बारे में बात मत करो। नूह को महसूस हो रहा था कि उसके आसपास की हवा ठंडी होती जा रही है। जाहिर है, उसे से नॉरविन का मतलब घोस्ट से था, जिसने एलिसिया के परिवार को लगभग तबाह कर दिया था जब उसने खुलासा किया कि पीटर आधे राज्य के सामने निगरानी करता था। आज तक पीटर को अभिभावकों द्वारा जांच और घर में नज़रबंद रखा गया था। इसके अतिरिक्त जिन युवा मास्टर्स पर पीटर ने हमला किया था, उन्होंने ग्रिम रीपर के गिल्ड में पीटर के सिर पर कई इनाम रखे थे, और 3 ग्रिम रीपर पीटर की जान लेने में लगभग सफल हो गए थे। अगर नूह न होता तो वे उसे मार देते। तुम्हें भी गुस्सा आना चाहिए। तुम्हें पता है कि उसने तुम्हारे चचेरे भाई के साथ क्या किया? उसे आश्चर्य हुआ कि नूह ने कुछ नहीं कहा और न ही वह घोस्ट पर गुस्सा हुआ। वास्तव में नूह गुस्सा नहीं था, क्योंकि उसके पास घोस्ट पर गुस्सा होने का कोई कारण नहीं था।
अगर कुछ भी हो तो नूह आभारी था कि घोस्ट ने एंड्रूज को नहीं मारा, भले ही उसके पास ऐसा करने का मौका था। नूह ने एंड्रूज को चेतावनी दी और समझाया कि उसके साथ क्या होगा। फिर भी एंड्रूज ने राजकुमारी कैथरीन के लिए प्रतियोगिता में भाग लिया। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ उसे जानने के बाद नूह ने घोस्ट का सम्मान किया। लैला एल्डेन की शक्ति के साथ भी एंड्रूज घोस्ट को नहीं हरा सका। जहां तक नूह का सवाल है, घोस्ट ने टूर्नामेंट को निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से जीता। फिर भी कैथरीन के आवेग के कारण उन्होंने घोस्ट को इस हद तक धकेल दिया कि उसने उनका आधा राज्य छीन लिया। जहां तक पीटर का सवाल है, नूह ने अपने साथ हुई हर घटना के लिए पूरी तरह से पीटर को दोषी ठहराया। पीटर इसके लायक था क्योंकि उसे अपने कौशल को निखारने के लिए एक सतर्क व्यक्ति की तरह कपड़े पहनने और युवा मास्टर्स को पीटने का कोई अधिकार नहीं था। अरे, हम नीलामी घर में पहुंच गए हैं। नॉर्विन की बात सुनकर नूह के कदम धीरे धीरे रुक गए। उसने अपना सिर उठाया और विशाल इमारत और सड़क के अंत में दिखाई देने वाली एक पानी की बूंद के बैनर को देखा। उसके चेहरे पर अनायास ही आश्चर्य उभर आया और उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वाह, सिर्फ एक शाखा ही एलोन और ओज़ो के कई प्रतिष्ठित नीलामी घरों से बड़ी दिखती है। एक्वा नीलामी घर वास्तव में नीलामी व्यवसाय में एक विशालकाय है। एलिसिया और नॉर्विन दोनों ने उसके शब्दों से सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने उस विशाल इमारत को देखा जो एक अथाह गड्ढे की तरह थी, जो लोगों के निरंतर प्रवाह को निगल रही थी। उसने धीरे से अपने हाथों को अपनी आस्तीन में डाला और अपना सिर घुमाया। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि नंबर 1 नीलामी घर में क्या क्या है। उम्मीद है हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढ पाएंगे। जब उसने ये शब्द कहे तो नूह ने रास्ता दिखाया और वे धीरे धीरे नीले पत्थर से पक्की एक विशाल सड़क के अंत तक चले गए। जैसे जैसे वे धीरे धीरे भव्य एक्वा नीलामी घर में घुसते गए, नॉर्विन की भौहें ऊपर उठती गईं। उन्हें नीलामी घर तक पहुंचने के लिए अपने आगे चल रही भीड़ को चीरना पड़ा और घर शब्द थोड़ा कमतर लग सकता है क्योंकि इमारत एक महल जैसी दिख रही थी। भीड़ के बीच से गुजरते हुए नूह भावहीन था। नीलामी घर में प्रवेश करते ही प्रकाश की एक परत ने उसे ढक लिया। बाहर का शोर अलग थलग पड़ गया था। वह बता सकता था कि यह घटना महल के चारों ओर की व्यवस्थाओं के कारण थी। नॉर्विन की निगाहें हर जगह घूम रही थीं। क्रिस्टल सिटी जैसा दिखने वाले विशाल हॉल को देखते ही उसका मुंह तुरंत चौड़ा हो गया। नीलामी घर के अंदर पूरी तरह से बख्तरबंद भावहीन गार्ड अपनी छाती पर एक्वा हाउस के प्रतीकों को उकेरते हुए घड़ी की तरह हॉल में गश्त कर रहे थे। नूह ने हॉल में प्रवेश करते समय अपने शरीर के हर हिस्से पर कम से कम 20 तीखी निगाहों को महसूस किया। ये वास्तव में दुनिया के नंबर 1 नीलामी घर के रूप में अपने नाम पर खरा उतरता है। इस तरह की फिजूल खर्ची सस्ती नहीं होगी। नूह ने हॉल के चारों ओर देखते हुए कहा। बड़े हॉल में अनगिनत क्रिस्टल काउंटर रखे गए थे। काउंटर के अंदर लाल कपड़े पर रखी दुर्लभ वस्तुओं को देखने वाले लोगों का लगातार आना जाना लगा हुआ था। इन वस्तुओं के नीचे लगे टैग पर उनकी कीमतें लिखी हुई थीं। हालांकि इन सभी वस्तुओं की कीमतें कम से कम 50,000 सोने के सिक्के थीं। ये ऊंची कीमतें लोगों को चौंका देने के लिए पर्याप्त थीं। ये बाहरी बिक्री काउंटर हैं। यहाँ जो चीज़ें बेची जाती हैं उन्हें बहुत कीमती नहीं माना जाता। असली सौदा ऊपर होगा। नॉर्विन ने अपने होंठ चाटे। अगले हफ्ते एक्वा नीलामी के बारे में मत भूलना, जिसके लिए आपको टोकन की ज़रूरत है। जब तक कि जाहिर है आप एक दर्शक बनने की योजना नहीं बना रहे हैं, नॉर्विन ने एलिसिया के शब्दों का जवाब दिया। चिंता करना बंद करो, मेरे पास टोकन लाने के लिए कोई है। नॉर्विन अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाया। मुझे लगता है एक लड़की। नोह ने सिर हिलाया क्योंकि नॉर्विन ने उसके सिर पर दस्तक दी। तुम ही कारण हो कि हम में से बहुतों को कोई लड़की नहीं मिलती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? एलिसिया ने चुपचाप नॉर्विन पर चिल्लाया। तुम इंसान भी नहीं हो और किसी ने तुम्हें खुद को एक लड़की बंदर खोजने से नहीं रोका। नॉर्विन ने एलिसिया पर अपने दांत दिखाए। अगर उनके आसपास गश्त करने वाले सैनिक न होते तो वह उस पर झपटता और उसके बड़े करीने से लटके बालों को खराब कर देता। आओ। नोह ऊपरी मंजिलों की ओर जाने वाली संगमरमर की सीढ़ियों की ओर चला गया। वह सीढ़ियां चढ़ने ही वाला था कि वह हॉल में सन्नाटा छा गया। अचानक हुई इस हलचल को देखकर लगा कि कोई बहुत बड़ा आदमी जो काफी ऊंचे दर्जे का है वहां से निकल रहा है। वह युवाओं के चेहरों पर अचानक आए बदलाव को देख सकता था। वे मुंह खोले हुए स्थिर खड़े रहे। हॉल के चारों ओर देखते समय नॉर्विन अपना संतुलन खो बैठा और गिर पड़ा। फिर उसने एक नीले रंग की धुंधली सी प्यारी कोमल आकृति देखी। अपनी निगाहें नीची करके नॉर्विन ने एक जोड़ी चमकते हुए नीले रंग के लंबे जूते देखे। लंबे जूतों की एड़ी थोड़ी तीखी थी, जिससे साफ और चमकदार संगमरमर की जमीन पर साफ और मधुर आवाज वाली क्लिक क्लैक की लहरें निकल रही थीं, जैसे कोई खूबसूरत संगीतमय नोट हो। उसकी निगाहें थोड़ी ऊपर उठीं और उसने एक जोड़ी लंबे सफ़ेद कोमल पैर देखे। बुरा नहीं, नॉर्विन सीटी बजाता है, अपनी कामुक निगाहों को छिपाने की जहमत नहीं उठाता। फिर भी
वह हॉल में मौजूद कुछ पुरुषों से बेहतर था, जिनके चेहरे लालसा से भरे हुए थे और आंखें चमक रही थीं। धीरे धीरे अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाते हुए उसकी निगाहें आखिरकार दरार से होकर गुजरी और एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला चेहरा देखा। तुरंत उसके चेहरे पर धीरे धीरे आश्चर्य हुआ और उसने धीरे से कहा, एडिथ। उसी समय एक काले कपड़े पहने युवक जो जिज्ञासु आंखों से दूर कोने में खड़ा था, लड़की को देखकर सुखद आश्चर्यचकित था। शिक्षक, आप उसे जानते हैं? ओलिविया ने पूछा। दुर्भाग्य से हाँ, माइकल ने जवाब दिया और एडिथ को नूह की ओर चलते हुए देखकर उसने आह भरी। इस आदमी का हरम दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। अध्याय 492 ओलिविया की प्रेमिका। जैसे जैसे कदमों की स्पष्ट आवाज नजदीक आती गई, भीड़ से घिरी एडिथ आखिरकार धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकल गई। उसने गहरे समुद्र के नीले रंग की एक चमकदार तंग पोशाक पहनी हुई थी। सुरुचिपूर्ण पोशाक भव्य और सावधानीपूर्वक बनाई गई थी, जो उसके शरीर के सुंदर वक्रों को सटीक और पूरी तरह से रेखांकित कर रही थी। कई पुरुषों के लिए वह एक आश्चर्यजनक प्राणी थी। उसकी कुछ हद तक उथली मुस्कान और सुंदर चेहरे के पीछे एक अज्ञात अर्थ छिपा था। उसकी आकर्षक निगाहें नूह पर खाली रुकी हुई थीं। तुरंत उसके फरिश्ते जैसे चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान उभर आई। हॉल में सबसे हॉट लड़की का ध्यान केंद्रित होने के कारण निस्संदेह सभी ने अपनी नज़र नूह पर स्थानांतरित कर दी। जब उन्होंने खूबसूरत लड़की की अत्यंत दुर्लभ और अजीब भावना को देखा तो उनके दिलों में युवक के प्रति कुछ ईर्ष्या पैदा हो गई, बिना उन्हें एहसास हुए। अपने आसपास से उन तीखी चाकू जैसी निगाहों को अनदेखा करते हुए नूह ने एडिथ को देखकर मुस्कुराया, जो उसे खाली आंखों से देख रही थी। उसकी मुस्कान कोमल थी और उसकी काली पुतलियां शुद्ध पानी की तरह साफ थीं। हालांकि नूह ने अपने चेहरे की संरचना को बदलने के लिए एक मुखौटा पहना हुआ था, लेकिन एडिथ ने बिना किसी समस्या के मुखौटे को देखा। स्पष्ट पदचिह्नों को छोड़ते हुए एडिथ धीरे धीरे नूह की ओर चली गई। एक पल बाद वह उसके सामने रुक गई। जिस आदमी से वह प्यार करती है, उसके करीब होने के कारण उसका चेहरा एक झटके में लाल हो गया और उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह शर्मा रही थी। काय, क्या सुखद आश्चर्य है! उसने अपना सिर झुकाते हुए मुस्कुराया। चूंकि नूह ने वह मुखौटा पहना हुआ था जो उसने उसे दिया था, इसलिए उसने उसे उसके असली नाम के बजाय नकली नाम से पुकारा, जिससे उसकी पहचान उजागर हो जाती। और यह छोटा सा लड़का कौन है? उसने अपना सुंदर चेहरा उठाया और नॉर्विन का अभिवादन किया, जो एक और मुस्कान के साथ नूह के कंधे पर चढ़ गया। मिस एडिथ, मुझे लगा कि आप मेजरोथ में हैं। नूह ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। आमतौर पर वह उसे बिना किसी सम्मानसूचक शब्द के उसके नाम से संबोधित करता था। हालांकि नूह ने उसे उन सभी लोगों के सामने एडिथ नहीं कहा जो भेड़ियों की तरह एडिथ को घूर रहे थे। नूह द्वारा एडिथ का अभिवादन करने के बाद उनके बीच कुछ क्षणों के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। उनमें से कोई भी बातचीत जारी रखने के लिए कोई शब्द नहीं खोज पाया। अभी से कमरा ले लो। एडिथ और नूह के बीच की बातचीत को देखते हुए माइकल ने अपनी आंखें घुमाईं। वह नूह और एडिथ से परेशान हो रहा था। वह कौन है? ओलिविया ने माइकल को कोहनी मारी। मैं उससे मेजरोथ में मिली थी। ऐसा लगता है कि उसे भी मेरी तरह जल्दी छुट्टियां मिल गई हैं, माइकल ने धीरे से कहा। वह और ओलिविया नूह और एडिथ से बहुत दूर खड़े थे। यही कारण था कि नूह या एडिथ उसे नहीं देख पा रहे थे। वह डार्क लॉर्ड की सारी चीज़ों से अलग शांति से कुछ समय बिताना चाहता था। लेकिन नूह को देखकर माइकल को लगा कि यह यात्रा नाटक मुक्त नहीं होगी। उस आदमी के प्यार में मत पड़ो। माइकल दीवार पर झुक गया, अपनी बाहें मोड़ लीं। फिर उसने ओलिविया को चेतावनी दी, इससे पहले कि वह नूह के प्यार में पड़ जाए और उसके बढ़ते हुए हरम में समा जाए। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं पहले से ही। माइकल हैरान था। उसने अपनी नज़र एडिथ से हटाकर ओलिविया पर घुमाई, जिसने अपनी जीभ चटकाई, यह महसूस करते हुए कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। तुम खिलवाड़ कर रही हो। माइकल ने मुस्कराते हुए उसके गाल पर थपथपाया। जब उसने सुना कि उसका छात्र किसी को देख रहा है तो वह चंचल मूड में आ गया। जब तक वह नूह नहीं था तब तक वह उसके लिए खुश रहेगा। यह ओलिविया का चेहरा लाल हो गया क्योंकि वह शब्दों को खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। रिकी, ओलिविया ने आखिरकार नाम बोला, जिससे माइकल चौंक गया। रिकी, तुम्हारा मतलब है हमारा रिकी? माइकल को कुछ पलों के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना था। ओलिविया एक अमीर रईस थी। इसके विपरीत रिकी एक आम आदमी था। जहां तक माइकल ने इस दुनिया के बारे में जाना था, एक रईस और एक आम आदमी के बीच शादी दुर्लभ थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ओलिविया के पिता और माँ उसके इस फैसले से सहमत होंगे। मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती थी टीचर, लेकिन मुझे सही समय नहीं मिला। ओलिविया का चेहरा गंभीर हो गया, जिससे उसके दिल में चिंता का भाव प्रकट हो गया। इस बीच लोग अभी भी अपनी जिंदगी जीने के बजाय एडिथ पर लार टपका रहे थे। मुझे आपको धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला काय। चलो मैं आपको खाना खिलाती हूँ।
मुझे पास में एक बहुत बढ़िया जगह पता है। एडिथ ने अपने चिकने लाल होठों को दबाया और अपने हाथों को पीछे रखा, अपने शरीर को थोड़ा आगे की ओर झुकाते हुए उसने नूह का सामना किया। क्या तुम यहाँ कुछ खरीदने आए हो? कोई बात नहीं, नॉरविन ने उसकी बातें सुनकर आंखें घुमाईं। लेकिन चूंकि वह प्यार में इतनी डूबी हुई थी, इसलिए उसने स्पष्ट बातों को अनदेखा कर दिया। तुम किस स्टार लेवल की हो? एडिथ ने नोहा को उसके पिछले सवाल का जवाब देने का समय दिए बिना ही उत्सुकता से पूछा। बस इतना भाग्यशाली कि 4 स्टार तक पहुंच गई। भाग्यशाली? एक साधारण व्यक्ति के लिए 1 स्टार से 2 स्टार की म्यागर तक पहुंचना कम से कम 5 से 6 साल के समय के बिना असंभव है। फिर भी तुम कुछ सालों में 4 स्टार स्तर तक पहुंच गई हो। मुझे डर है कि यह महज किस्मत नहीं है। उस युवक को देखते हुए जिसने हर बार कुछ चौंकाने वाली बातें बताईं, एडिथ ने असहाय होकर आह भरी। लेकिन जल्द ही उसके दिमाग में एक और युवक की छवि उभरी। नूह ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। हालांकि उसने इस सवाल को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसकी नज़र हॉल में घूम गई। उसे एहसास हुआ कि वह और एडिथ पहले से ही ध्यान का केंद्र बन चुके थे। तुरंत उसने फुसफुसाया, क्या तुम अभी भी यहाँ सुपरवाइजर हो? मुझे डर है कि ऐसा है, एडिथ ने हंसते हुए कहा, सैकड़ों लोगों की निगाहों को अनदेखा करते हुए। उसे इस तरह का ध्यान पाने की आदत थी। सौभाग्य से एडिथ यहाँ अकेली थी। अगर वह विक्टोरिया के साथ आई होती तो उसे यकीन था कि कई युवा जमीन पर गिर जाते। क्या हम बात करने के लिए एक शांत जगह पा सकते हैं? नूह ने अपने आसपास की बड़ी भीड़ को देखा, जिन्होंने अपने कान खड़े कर लिए थे, और असहाय होकर कहा, बेशक, मेरे पीछे आओ। एडिथ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सिर वह भी मुड़ी ही थी कि अचानक उसकी नज़र एलिसिया पर पड़ी, जो नूह के पीछे थी और बोरियत में सामान देखते हुए एक क्रिस्टल काउंटर पर झुकी हुई थी। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने पूछा, क्या वह तुम्हारे साथ है? हाँ, क्यों? तुम दोनों को कुछ समय अकेले चाहिए। एलिसिया इस बात से काफ़ी नाराज़ थी कि एडिथ और नूह उसके सामने कैसे पेश आए। फिर भी उसने एडिथ को चिढ़ाने के लिए एक ठंडी मुस्कान दिखाई। एलिसिया द्वारा इस तरह से चिढ़ाए जाने पर एडिथ के खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की लालिमा छा गई। हालांकि ये सौभाग्य की बात थी कि वह मानवीय संबंधों के मुद्दों को संभालने में बेहद अच्छी थी। उसने तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान दी और कहा, मेरे पीछे आओ मिस। मुझे उम्मीद है कि जब भी तुम हमें कुछ खाने के लिए ले जाओगे। मैं भूख से मर रहा हूँ, नॉरविन ने कहा और उसके पेट से एक गुर्राहट निकली। हमने यहाँ आने के लिए बहुत समय जल्दबाजी में बिताया है। नूह शर्मिंदा था क्योंकि वह एडिथ की ओर देखकर मुस्कुराया था। वह नॉरविन के चेहरे पर मुक्का मारना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि उसने जानबूझकर यह आवाज़ निकाली है। कोई बात नहीं, आओ। एडिथ पलटी और धीरे धीरे हॉल के एक कोने में एक सीढ़ी की ओर चली गई। उसकी एड़ियाँ चमकदार, साफ नीले पत्थर की सतह पर चली गईं, जिससे क्लिक क्लैक की आवाज़ निकली। उसकी शानदार चाल ने लोगों को उसके लिए गहरी लालसा में डूबे रहने से रोक नहीं पाया। अचानक एडिथ रुक गई और हॉल के दूर के छोर पर देखने लगी। कुछ गड़बड़ है? नूह ने पूछा। नहीं, ये बस है। कुछ नहीं, चलो चलें। एडिथ कसम खा सकती थी कि उसने घोस्ट को देखा था। लेकिन ओज़ महाद्वीप में उससे मिलने की क्या संभावना थी? उसने सुना कि वह ब्रैडफोर्ड का राजा बन गया है, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से सोचा कि वह राज्य से निपटने में व्यस्त होगी। लेकिन फिर भी वह एक 5 सितारा कीमियागर भी था और लगभग हर एक कीमियागर प्रतियोगिता के लिए ओज़ का दौरा करेगा। उसके बारे में सोचते ही उसे ठंड लग गई। अभी के लिए उसने अपने दिमाग के पीछे विचारों को वापस धकेल दिया और उन्हें ऊपर ले गई। सीढ़ियों के अंत में उन्होंने 2 और बख्तरबंद गार्डों से घिरे एक सुनहरे दरवाजे को देखा। एडिथ के पीछे चल रहे 3 आदमी, महिला और एक रैकून को देखकर गार्डों ने एक दूसरे को देखा। नियमों के अनुसार जो लोग वीआईपी सदस्य नहीं थे, उन्हें आमतौर पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि एडिथ वर्तमान में पर्यवेक्षक का पद संभाल रही थी। उसका अधिकार काफ़ी बड़ा था। उस समय उनमें से किसी ने भी रुकने की हिम्मत नहीं की। वे तीनों जब अंदर जाने वाले थे तभी एक गार्ड के पास हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, एडिथ ने उसे एक हल्की सी नज़र से देखा, जिससे उसे अपने गले में ही शब्द निगलने पड़े। वह कड़वाहट से मुस्कुराया और पीछे हट गया। वे मेरे साथ हैं। एडिथ ने बस गार्ड को हाथ हिलाकर विदा किया, जिन्होंने जल्दी से उसके लिए दरवाजे खोले। जिस हॉल में वे दाखिल हुए वह नीचे वाले हॉल से अलग नहीं था, सिवाय इसके कि हॉल में सिर्फ 10 या 20 लोग थे। हॉल में दाखिल होते ही उन्होंने सीढ़ियों पर धातु के बूटों की आवाज़ सुनी। कदमों की गड़गड़ाहट के बाद सीढ़ियों के मुड़े हुए कोने पर धीरे धीरे कुछ मानव आकृतियां दिखाई दीं। जो आदमी उन्हें आगे ले जा रहा था वह नूह की ही उम्र का था। वह लंबा, दुबला, मतलबी था और उसके 2 नुकीले कान थे, जो उसकी एल्वेन जाति को दर्शाता है। उसका कुछ पीला सफ़ेद चेहरा स्पष्ट रूप से कामुक सुखों में अत्यधिक लिप्तता का परिणाम था। यद्यपि योगिनी की बनावट मजबूत नहीं दिख रही थी, वह वास्तव में एक मजबूत व्यक्ति था जो अभी कोर फॉर्मेशन स्टेज स्तर 5 तक पहुंचा था।
बकवास, एडिथ ने अपनी सांसों में बुदबुदाया जैसे ही उसने देखा कि योगिनी की सांसें थोड़ी अनियमित हो गई हैं। इसके अलावा वह बेशर्मी से एडिथ की ओर चलते हुए अपनी जांघों को रगड़ रहा था। उसकी कोमल मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरी भौंकने ले ली। ही एडिथ, ये वह जगह है जहां एक्वा कबीले का आधिकारिक व्यवसाय होता है। अन्य लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, लेकिन मैं यहाँ अन्य लोगों को देख रहा हूँ। एल्फ ने एक सेकंड के लिए नूह, एलिसिया और नॉर्विन को देखा और फिर मुंह बना लिया। उसने अपने पीले चेहरे से अन्य जातियों के प्रति घृणा और नफरत को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। एडिथ की आंखों में घृणा देखकर युवक का चेहरा तुरंत और भी उदास हो गया। वे मेरे साथ हैं। नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों को जहां चाहूं वहां ले जा सकता हूं। एडिथ की ठंडी आवाज ने दूसरे पक्ष को कोई चेहरा नहीं दिया। इसके बाद एडिथ पलट गई और एल्फ और उसके समूह से दूर चली गई। एडिथ द्वारा अपने अधीनस्थों के सामने अनदेखा किए जाने के बाद एल्फ का मुंह फड़क उठा। यह विशेष रूप से तब हुआ जब एडिथ ने एक सेकंड के लिए नूह का हाथ पकड़ लिया। एल्फ की आंखों में तुरंत एक अज्ञात ईर्ष्या की ज्वाला उठी। हालांकि एडिथ आमतौर पर मुस्कुराहट, गर्मजोशी और मित्रता से भरी रहती थी, लेकिन ये कोई रहस्य नहीं था कि वह उससे नफरत करती थी। सच कहूं तो एक्वा कबीले की कई लड़कियां उससे नफरत करती थीं। फिर भी उन्हें एक्वा कबीले में उसकी स्थिति के कारण उसके उत्पीड़न और बकवास को रोकना पड़ा। गैंग बैंग, क्या अब ये तुम्हारा किंग है? एडिथ की पीठ को देखते हुए एल्फ हंसा। एडिथ भावहीन थी और ऐसे चलती रही जैसे उसने नूह के अश्लील शब्द नहीं सुने हों। एल्फ हालांकि नॉर्विन ने देखा कि उसके नाखून पहले से ही उसकी हथेली में बुरी तरह से घुस चुके थे। एडिथ के विपरीत नूह शांत नहीं रहा। इसके बजाय उसने एडिथ के हाथों को पकड़ने से पहले अपने कदम रोक दिए। फिर वह उसके सामने आया, उसे एल्फ की घृणित नज़र से बचाते हुए। धमाका। माइकल ओलिविया से उसके प्रेम जीवन के बारे में बात कर रहा था जब अचानक उनके ऊपर लगे कांच को तोड़कर कुछ जमीन पर गिरा। जब उसने जमीन पर नीचे देखा तो माइकल ने एल्फ को देखा जो कुछ मिनट पहले ऊपर गया था, फर्श पर छटपटा रहा था और खून बह रहा था। नूह, माइकल ने आह भरी। अध्याय 493 भूत तुम्हारा न्याय करेगा। क्या बकवास है? ओलिविया अचानक घटनाओं के इस मोड़ से चौंक गई। वह माइकल के साथ अपने भविष्य के बारे में बात करते हुए पहले से ही तनाव में थी। फिर जब एल्फ ने उसके ऊपर की कांच की दीवार को तोड़ दिया तो उसका दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल आया। माइकल को आश्चर्य हुआ। एल्फ ने एक उपचार औषधि निकाली जो उसने बनाई थी। माइकल कहीं भी कभी भी उसके द्वारा बनाई गई औषधि को पहचान सकता था। जैसे ही एल्फ ने उपचार औषधि को अपने गले से नीचे उतारा, उसके चेहरे पर चोट के निशान तुरंत बंद हो गए। हालांकि एल्फ नूह के अचानक हमले से चौंक गया था, लेकिन एल्फ ने महसूस किया कि उसके हमले की ताकत से इंसान उससे ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन दुर्भाग्य से इदरिसाल शून्य की सीमा में था, इसलिए लोगों ने दूसरों की साधना के स्तर को देखने की क्षमता खो दी। मानव कचरा, आज भले ही वह कुतिया आपकी रक्षा करना चाहती हो, आप नीलामी घर से जीवित निकलने के बारे में भूल सकते हैं। एल्फ ने उबलते हुए हत्या के इरादे से चिल्लाया और खुद को फर्श से उठाया। फिर एल्फ ने शीशी को जमीन पर पटक दिया क्योंकि टूटी हुई शीशी पहले से ही जमीन पर पड़े सैकड़ों टूटे हुए कांच के टुकड़ों में शामिल हो गई। एल्फ ने तुरंत हाथ हिलाया क्योंकि उसके चारों ओर एक सुनहरा घेरा दिखाई दिया। ये देखकर लोग जल्दी से पीछे हट गए, जिससे हॉल में पर्याप्त खाली जगह बन गई। हालांकि इससे पहले कि एल्फ जादू करना समाप्त कर पाता, एक विशाल मुट्ठी का एक अलौकिक रूप कहीं से प्रकट हुआ और उसे सुनहरे घेरे के माध्यम से मारा। मुक्का मारने से एक नर्म क्रैक ध्वनि निकली और उसके बाद एल्फ ने अपने मुंह में ताज़ा खून भर लिया। खून खांसने के एक मिलीसेकंड बाद उसके शरीर को भी मजबूत और क्रूर बल द्वारा धक्का दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे हिंसक रूप से दीवार में गोली मार दी गई। तुरंत उसने ताज़ा खून का एक और कौर थूक दिया। उसके पैर जमीन पर टिके हुए थे जबकि उसका शरीर दर्द से सिकुड़ा हुआ था। सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ, ऊपर की कांच की दीवार को तोड़कर एल्फ के जमीन पर गिरने से लेकर दीवार में उड़कर जाने तक। बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। माइकल और ओलिविया ने लड़ाई देखने के लिए अपनी बातचीत रोक दी। जब एल्फ दीवार से टकराकर जमीन पर गिरा, तभी एडिथ को एहसास हुआ कि क्या हुआ। उसके चेहरे पर तुरंत ही सदमा और अविश्वास छा गया। इस समय एल्फ के बगल में मौजूद अधीनस्थ इस घटना से आखिरकार उबर गए। जब उन्होंने अपने मालिक की दयनीय स्थिति को देखा तो वे पहले चौंक गए। फिर उन्होंने तुरंत नूह को घेर लिया और अपने हथियार निकाल लिए। एल्फ के पहरेदारों के अलावा एक्वा कबीले के पहरेदारों ने भी नूह को घेर लिया क्योंकि उसने अभी अभी उनके ही एक व्यक्ति पर हमला किया था और नूह को जिंदा या मुर्दा पकड़ना उनका कर्तव्य था। मैं आप सभी को नीचे खड़े होने का आदेश देता हूँ। फिर अपने चारों ओर पहरेदारों को देखकर एडिथ ने खुद को सदमे से बाहर निकाला और जमीन पर पैर पटकने लगी। उसकी दबंग चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। एडिथ की चीख सुनकर कुछ पहरेदार एक पल के लिए झिझके। उनके मालिक में एडिथ को अपमानित करने का साहस हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनमें भी ऐसा साहस था।
क्या हो रहा है शिक्षक? ओलिविया अनजाने में माइकल के करीब आ गई। सुंदर लड़की, दो युवा स्वामी। इसे शिटस्टॉर्म की रेसिपी कहते हैं। माइकल दीवार पर झुक गया, एल्फ को खुद को संभालने के लिए संघर्ष करते हुए देख रहा था। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे किया और सिस्टम स्टोरेज से स्पाइडर निकाला ताकि एल्फ को क्रॉलिंग के लिए भेज सके। चूंकि नूह ने एल्फ को दुश्मन बना लिया था, इसलिए माइकल ने उनमें से एक सहयोगी बनाने की योजना बनाई। फिर अगर या जब समय आएगा तो माइकल एल्फ और उसके परिवार का इस्तेमाल नूह और उसके सहयोगियों के खिलाफ कर सकेगा। अगर तुम में से कोई भी एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत करता है तो तुम सभी को एक्वा कबीले से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हालांकि तुम मेरे अधीनस्थ नहीं हो, बस सोचो, बड़े लोग कौन सुनने वाले हैं, कुछ नीच रक्षक या मैं? जब गार्ड ने एडिथ को सुना तो तुरंत एक कदम पीछे हट गए। गार्ड की आखिरी जरूरत युवा मास्टर और एडिथ के बीच में आना था। वे जानते थे कि उनके बीच झगड़े कोई असामान्य बात नहीं थी। वे आज लड़ेंगे और कल आपस में मिल जाएंगे, लेकिन अगर वे आपस में उलझे रहे तो बड़े लोग उन्हें नौकरी से निकालने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे। इसलिए ज्यादातर पहरेदारों ने एडिथ को कबीले और योगिनी से निपटने दिया और पीछे हट गए। बाकी लोग एडिथ की गुस्से से भरी आंखों को कुछ पलों तक देखते रहे और फिर अनिच्छा से पीछे हट गए। अपने मालिक को वहीं ले जाओ जहां से तुम आए हो, एडिथ ने ठंडे स्वर में अपने नाजुक हाथ से प्रवेश द्वार की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। माइकल ने देखा कि आखिरकार योगिनी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उसने उपचार औषधि की एक और शीशी पी ली। एक और जादू करने की कोशिश करने के बजाय योगिनी ने एडिथ और नूह पर चिल्लाया, ऊपर से योगिनी को देखते हुए। ठीक है एडिथ, तुम में हिम्मत है। तुमने वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति को मुझ पर घात लगाने में मदद की। बस रुको। योगिनी ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन लड़खड़ा गई। ये देखते हुए कि माइकल की एक्स-रे आंखें थीं, उसने योगिनी की कोर फॉर्मेशन लेवल 5 की खेती और नूह की कोर स्ट्रेंथनिंग लेवल 2 की खेती देखी। उनके बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था, इसलिए योगिनी नूह को हरा नहीं सकती थी। जल्दी से योगिनी के अधीनस्थों ने उसे पकड़ लिया और फिर से जमीन पर गिर गया। उसने अपने मुंह के कोने से खून के धब्बे को रगड़ा और गुस्से से अपने अधीनस्थों को घूरने लगा। तुरंत उसकी पुतलियों में एक गहरी ठंडक और उदासी थी, क्योंकि वह एडिथ के बगल में नूह की ओर मुड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने गैलन बेलेथ के बारे में अभी तक कुछ नहीं सुना है। ये बुरे शब्द कहने के बाद योगिनी ने अपने बगल में बैठे बेचारे गार्ड को बुरी तरह से थप्पड़ मारा और उस पर चिल्लाया, मूर्ख, जाओ। बहुत बढ़िया, हमने एक और दुश्मन बना लिया हो रे, नॉर्विन ने आह भरते हुए कहा और जोर से हंसा। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया एडिथ, लेकिन मैं उसे तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हुए नहीं देख सकता था। उसके शब्द सुनकर एडिथ का दिल तुरंत गर्म हो गया। वह मुस्कुराने और शर्माने से खुद को रोक नहीं पाए। मुझे खेद है। नूह ने धीरे से अपना हाथ एडिथ के कंधे पर रखा और माफी मांगी। एक पल में उसका गुलाबी चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। ये ठीक है, ये ठीक है। हालांकि गैलन निश्चित रूप से रोएगा और अपने दादा से शिकायत करेगा, लेकिन वे युवाओं की समस्याओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर गैलन कुछ भी करने की कोशिश करता है तो हम उससे निपट लेंगे, नूह ने अपनी आकर्षक मुस्कान के साथ उसे आश्वस्त किया। यह अगले स्तर की शर्मनाक बात है। माइकल ने अपना सिर हिलाया। मेरे मनो कहाँ हैं? छोटे लड़के ने कहा कि वह भूखा है। चलो मेरे पीछे आओ। एडिथ के चेहरे पर हमेशा की तरह चमकीली मुस्कान फिर से उभर आई जब वह हॉल के अंत में दरवाजे की ओर चली गई। दरवाजे के दोनों ओर खड़े गार्ड ने एडिथ के लिए दरवाजा खोला, जिसमें एक विशाल कमरा दिखाई दिया जिसमें कई किताबों की अलमारियां बड़े करीने से रखी हुई थीं। इन किताबों की अलमारियों पर कई तरह की मोटी किताबें रखी हुई थीं। एडिथ उनके बीच से गुजरी और आखिरकार एक कार्य डेस्क के सामने आ गई। फिर वह मुड़ी और मुस्कुराहट के साथ नूह को देखने लगी। बैठो। अब क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें क्या चाहिए? बगल में रखी कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए उसने पूछा। उन्होंने सिर हिलाया, बेतरतीब ढंग से एक कुर्सी खींची और बैठ गए। फिर एक पल के लिए सोचने के बाद निया ने एडिथ को घूरते हुए कहा, वह योगिनी कौन थी? इस बीच नॉर्विन ने मेज पर फलों की टोकरी को पकड़ा और खाने के लिए एक रसदार लाल सेब उठाया। एडिथ ने मेज के चारों ओर चक्कर लगाया और उसके पीछे बैठ गई। उसके होंठ थोड़े से उभरे हुए थे जब उसने मुस्कुराते हुए कहा, उसके दादा इद्रिसल में एक्वा कबीले की शाखा के नेता हैं। चूंकि राजा मैक्सिम और गैलन के दादा गठबंधन बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, इसलिए मुझे उनके बीच संपर्क का काम करना होगा। आमतौर पर जब मैं विक्टोरिया के साथ होती थी तो वह मुझसे दूर रहता था, लेकिन जब से वह यहाँ नहीं है, वह घमंडी हो गया है। एडिथ ने अपने माथे के काले बालों को ब्रश किया और कुछ थके हुए स्वर में कहा। नूह को यह स्पष्ट था कि एल्फ पिछले कुछ समय से उसे परेशान कर रहा है। राजकुमारी विक्टोरिया? एलिसिया ने पूछा। तुम उसे जानती हो? एलिसिया ने एडिथ की ओर सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हर कोई उसे जानता है। हाल ही में मैंने सुना है कि उसने अकेले ही हाउस ऑफ कैलर को नष्ट कर दिया।
ऐसा लगता है जैसे मैं किसी को जानता था, नॉरविन ने टेबल पर लेटते हुए लापरवाही से कहा। एडिथ ने भौहें सिकोड़ी। जब उसने नूह की ओर देखा तो उसने बस एक गहरी सांस ली। मैं अपरिपक्व और आवेगी था। वे दिन अब मेरे पीछे छूट गए हैं। नोहा के मन में हत्या के बारे में अचानक कोई बदलाव नहीं आया। ईमानदारी से कहूँ तो उसने कठिन तरीके से सीखा कि किसी की जान लेना अंतिम उपाय होना चाहिए। उसे अभी भी उन बच्चों के बारे में बुरे सपने आते थे जिन्होंने उसकी निर्दयता के कारण अपने माता पिता को खो दिया था। इसलिए उस दिन जब उन बच्चों ने अपनी आंखों में उलझन भरी नज़र से उसे देखा, ये सोचकर कि उनके माता पिता ने उन्हें क्यों छोड़ दिया, तो नूह का दिल टूट गया। नूह की आंखों में अचानक दर्द देखकर एडिथ ने जल्दी से विषय बदल दिया, जबकि एलिसिया ने नॉरविन को एक ठंडी नज़र से देखा, बिना कुछ कहे उसे चुप रहने के लिए कहा। तुम्हें गैलन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके विपरीत उसे विक्टोरिया के बारे में चिंता करनी चाहिए। अगर उसे पता होता कि आज क्या हुआ तो वह गठबंधन की परवाह नहीं करती। इसके बजाय वह गैलन को खदेड़ देती। अब मुझे उसे शांत करने के तरीके सोचने होंगे जब वह माज़ेरोत से वापस आएगी। माज़ेरोत की बात करते हुए, क्या तुमने उसे देखा है? नॉरविन की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। इन शब्दों को कहने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसे एलिसिया के सामने सवाल नहीं पूछना चाहिए था। सभी को आश्चर्य हुआ। एडिथ समझ गई कि उसे से उसका क्या मतलब था। दुर्भाग्य से, हाँ, हम उससे मिले। एडिथ का चेहरा और भी गहरा और उदास हो गया, मानो उसके चेहरे से रोशनी चली गई हो। अगर तुम कीमिया प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हो तो तुम उससे मिलोगी, क्योंकि वह जजों में से एक होगा। जैसे ही एलिसिया ने एडिथ की बात सुनी, उसने अपनी मुट्ठी इस हद तक कस ली कि उसके नाखून उसकी कोमल हथेली में घुस गए और खून जमीन पर टपकने लगा। मैंने सुना कि उसने क्या किया और मुझे खेद है एलिसिया, एडिथ ने धीरे से कहा। कुछ क्षणों के लिए एलिसिया ने कोई जवाब नहीं दिया। जब मुझे मौका मिलेगा मैं उसे 1000 गुना वापस कर दूंगी। अध्याय 494 ओलिविया को नूह से शादी करने से बचाना। इस बीच माइकल और ओलिविया हॉल के कोने में गए और चर्चा की कि वह रिकी के साथ क्या करने की योजना बना रही है। मुझे क्या करना चाहिए, शिक्षक? मेरे पिता रिकी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। गोल चश्मे के पीछे उसकी आंखों में आंसू आ गए। आमतौर पर माइकल दूसरों के प्रेम जीवन में अपनी नाक घुसाने से बचता था, क्योंकि 99% मामलों में यह उल्टा पड़ता था। हालांकि चूंकि रिकी और ओलिविया दोनों ही उसकी भविष्य की योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, इसलिए उसे हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कैथरीन और एंड्रूज की तरह गड़बड़ कर दी थी। सबसे पहले, आप मुझे निजी तौर पर शिक्षक कहना बंद कर सकते हैं। यह अजीब लगता है। हम आपके प्रेम जीवन पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि हम गुरु शिष्य संबंध से बहुत पहले ही बाहर हो चुके हैं, माइकल ने दीवार पर झुकते हुए कहा। उसके शांत व्यवहार को देखकर ओकुया को अपने पिता का सामना करने की कुछ ताकत मिली। ये बताता है कि रिकी इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था, सामान्य से भी ज्यादा अजीब। माइकल ने याद किया कि माज़ेरोत से लौटने के बाद रिकी ने आंख से आंख मिलाने से परहेज किया और सामान्य से बहुत कम बात की। अब उसे एहसास हुआ कि रिकी को डर था कि वह ओलिविया से प्यार करेगा, जो माइकल की छात्रा थी। वह मुझसे ज्यादा तुमसे बात करने के लिए पागल हो रहा था। उसे डर था कि तुम उसे मार डालोगी। क्या? माइकल ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा भूत के साथ बहुत हिंसक व्यवहार करने का इतिहास रहा है, उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। उसे पहली बार उसके नाम से पुकारना अजीब लग रहा था। फिर भी मैं एक पागल मनोरोगी नहीं हूं, माइकल ने आह भरी। क्या कोई और कारण है कि तुम्हारे पिता नहीं चाहते कि तुम रिकी से शादी करो, सिवाय इसके कि वह एक आम आदमी है? ओलिविया ने सिर हिलाया और उसके बाद उसने जो कहा उसने माइकल को पूरी तरह से चौंका दिया। वह चाहता है कि मैं शादी करूं। शादी करूं, उसने हकलाते हुए कहा, अगले शब्द कहने के लिए संघर्ष करते हुए। बोलो, ओलिविया ने एक गहरी सांस ली और पर्याप्त साहस जुटाया। वह चाहता है कि मैं नूह विंस्टन से शादी करूं। जैसे ही उसने ये कहा, माइकल दीवार पर झुकना बंद कर दिया। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। आखिरी चीज जो वह चाहता था वह ये थी कि उसके अधीनस्थों में से कोई उसके भावी कट्टर दुश्मन से शादी करे। क्या वह पागल है? ओलिविया ने घोस्ट के चेहरे पर अचानक आए बदलाव को नोटिस किया। अगर वह तुम्हारी शादी नूह से करवाता है तो तुम उसकी पत्नियों के समूह में सिर्फ 1+1 हो जाओगी। नूह के हरम के लिए अपनी नफरत के बावजूद माइकल को ओलिविया की वाकई परवाह थी। वह नहीं चाहता था कि वह नूह के हरम की एक और सदस्य बने। हालांकि रिकी नूह से बेहतर विकल्प था। इसके अलावा रिकी में वो सभी गुण थे जो एक आदमी में होने चाहिए। वह मेहनती, वफादार और ईमानदार था। तुमने उससे क्या कहा? मैंने साफ तौर पर मना कर दिया। उसने कहा कि रिकी नेक नहीं है और मेरी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। घोस्ट, मुझे क्या करना चाहिए? मैं रिकी को नूह की तरह मजबूत नहीं बना सकता। जहां तक मुझे पता है, सिर्फ तुम ही अपनी पीढ़ी में उसके साथ आमने सामने खड़े हो सकते हो। माइकल ओलिविया के करीब झुका।
जब तक वह पहले से ही आत्माशोधन चरण में नहीं है, वह मेरे साथ आमने सामने नहीं खड़ा हो सकता। ओलिविया ने जैसे ही उसके शब्द सुने, उसका शरीर अकड़ गया और उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गईं। तुम आत्मा? हाँ, माइकल ने सुना कि सिस्टम उसे ओलिविया को प्रभावित करने के लिए 5000 बदमाश अंक दे रहा है। अधिसूचना को अनदेखा करते हुए माइकल ने हाथ में मौजूद विषय पर ध्यान केंद्रित किया। क्या होगा अगर मैं रिकी के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ? मैं उसे और मजबूत बना सकता हूँ और उसे ब्रैडफोर्ड में मंत्री का पद दे सकता हूँ। इससे वह एक तरह से कुलीन बन जाएगा। ओलिविया ने तुरंत माइकल के हाथ पकड़ लिए और उन्हें दबा दिया। तुम हमारे लिए ऐसा करोगे? सच में? उसकी आंखें चमक उठीं, आशा और खुशी से भर गईं। क्यों नहीं, मेरे पसंदीदा शिष्य को हरम में शामिल होने से बचाने के लिए कुछ भी। माइकल ने ओलिविया के सिर को ऐसे सहलाया जैसे वह कोई बच्ची हो। लेकिन भूत, एक समस्या है। उसकी मुस्कान गायब हो गई। एक पल में उसके सुंदर चेहरे पर पहले वाली उदास नज़र फिर से उभर आए। मेरे पिता ने कहा कि नूह ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी है, इसलिए वह अगले महीने सगाई की योजना बना रहा है। मैंने यह बात 3 दिन पहले ही सुनी है। माइकल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नूह की हिम्मत कैसे हुई कि वह दूसरी लड़की से शादी कर ले, जबकि उसके पास शादी करने के लिए पहले से ही बहुत सी लड़कियां थीं। फिर भी माइकल को अंदर से पता था कि अगर ओलिविया ने नूह से कहा कि वह किसी और से प्यार करती है, तो नूह उसे मजबूर नहीं करेगा। आखिरकार नूह एक अच्छा लड़का था। नूह से बात करो और उसे बताओ कि तुम रिकी से प्यार करती हो। वह एक अच्छा लड़का है, वह समझ जाएगा। अरे, अगर तुम उससे पूछोगी तो वह तुम्हारे पिता से भी कह सकता है कि वह तुमसे शादी नहीं करना चाहता। ओलिविया के माथे पर पसीने की बूंदें बनते देखकर माइकल ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और उसे बाहर ले गया। सड़क पर भीड़ में शामिल होने के बाद माइकल ने सिर के ऊपर से एक इमारत देखी जिस पर लकड़ी के दरवाजे के ऊपर होरितिन लिखा हुआ था। मुझे उनके परिसर में जाने का रास्ता खोजना होगा। वर्तमान में विंस्टन किसी से नहीं मिल रहे हैं, वहां चल रहे युद्ध के कारण। तो तुम सगाई समारोह में क्यों नहीं आए? सभी विंस्टन वहां होंगे। ओलिविया ने सराय की ओर चलते हुए माइकल के कंधे पर मुक्का मारा। क्या तुम गंभीर हो? तुमने अभी अभी किंग ब्रेडिया को परेशान किया है। मुझे नहीं लगता कि वे कभी आपके किसी करीबी से मिलेंगे। लेकिन आप अलग हैं, बस जाकर उनसे बात करें। वे अच्छे लोग हैं। हम वापस जाने के बाद मैं आपके पिताजी से बात करूंगा। धन्यवाद घोस्ट, तुम सबसे अच्छे हो। उसने अपनी बाहें उसके कंधे पर लपेटी और उसे कसकर जकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसके कंधे से कोई भारी चीज उतारी जा रही हो। उसके आश्वासन ने उसे आत्मविश्वास दिया। माइकल के सराय में आने के दौरान कुछ खास नहीं हुआ। दोनों ने सलाद और गर्म पानी का ऑर्डर दिया और कुछ समय बातें करते हुए बिताया। माइकल ने उसे कीमिया के बारे में कुछ सुझाव दिए। जब तक वे सराय से बाहर निकले, सड़कें लगभग चलने लायक नहीं रह गई थीं। सराय से बाहर निकलने के बाद माइकल दूर स्थित अनोखी वास्तुकला वाली इमारत की ओर चला गया। माइकल को एक बात स्पष्ट थी, जिसने भी उस इमारत का निर्माण किया था उसने कीमिया गिल्ड की अवधारणा को बहुत आगे तक ले गया था, क्योंकि इमारत सचमुच पन्ना से बनी एक विशाल कड़ाही की तरह दिखती थी। इमारत की खिड़कियां कीमिया कड़ाही की आग के आउटलेट जैसी थीं। इमारत के शीर्ष पर एक बहुत बड़ा आवरण था जो नीचे की ओर रेंगता हुआ नीचे के सभी कमरों को ढक रहा था। इमारत की ओर चलते समय उन्होंने देखा कि शहर की मुख्य सड़कों पर पहले से ही पूरी तरह से सशस्त्र शूरवीर इकाइयां सड़कों पर गश्त कर रही थीं और जादूगर ऊपर आसमान में गश्त कर रहे थे। स्पष्ट रूप से ये कीमियागर प्रतियोगिता के कारण था जो शुरू होने वाली थी। आखिरकार अगर इतनी बड़ी भव्य बैठक में हंगामा होता है तो इसका राज्य पर कई अलग अलग बड़े प्रभाव होंगे। इसलिए गिल्ड और राजा को ऐसी किसी भी संभावना को रोकने की जरूरत थी। अगली बार हम उड़ रहे हैं, माइकल ने ओलिविया के कान मरोड़ दिए। वही थी जिसने सुझाव दिया था कि उन्हें उड़ने के बजाय चलना चाहिए। उसके सुझाव के कारण वह लगभग भीड़ से दब गया था। सौभाग्य से इतनी दर्दनाक पैदल यात्रा को सहन करने के बाद वे आखिरकार गिल्ड में पहुंच गए। मेरा इतना शानदार स्वागत हो सकता है, माइकल ने अंदर से आह भरी। फिर अपने दोनों हाथों को अपनी जेबों के अंदर रखते हुए वह धीरे धीरे इमारत में जाने वाली संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ गया। माइकल अभी अभी मानव प्रवाह का अनुसरण करके संघ में प्रवेश कर रहा था जब उसके पीछे थोड़ी दूर पर एक गड़बड़ी हुई। बाकी सभी की तरह वह भी ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि क्या हो रहा है। शोरगुल का स्रोत सोने से बनी एक गाड़ी थी और सोने पर एक अजीब जानवर की कई नक्काशी थी जिसे 4 बर्फ सफ़ेद पेगासी खींच रहे थे। अजीब दिखने वाला जानवर जिसके शरीर से नीले रंग की लौ निकल रही थी, सोने की गाड़ी पर बना हुआ था। अजीब जानवर बड़ा था और उसका रूप बहुत क्रूर था, जिससे ऐसी भावना निकल रही थी जो उसे देखने वालों के दिलों को डरा देती। शाही शिखा। उसके पास कई लोग धीरे से बुदबुदाए। घोड़ा गाड़ी के चारों ओर नीले वस्त्रों में लिपटे 10 से अधिक लोग उसके साथ थे। माइकल की नज़र इन नीले वस्त्र पहने लोगों पर पड़ी और उसकी आंखें सिकुड़ गईं।
वे आत्मशोधन स्तर 4 के योद्धा थे। अवोर की यह महारानी कौन है? माइकल ने आश्चर्य से खुद से पूछा क्योंकि उसकी नज़र गाड़ी पर थी। कुछ पल बाद एक गार्ड ने धीरे से दरवाज़ा खोला जबकि दूसरे बदमाश तेजी से गाड़ी के चारों ओर एक स्थिर घेरा बना रहे थे। उसी समय गार्डों की ओर से कई नज़रें निकलीं जो चील की तरह तेज थीं, जो भीड़ को खतरे के लिए स्कैन कर रही थीं। कई आत्मशोधन मंच रक्षकों के सुरक्षा घेरे के नीचे किसी ने अंदर से अपना चिकना नाजुक हाथ बढ़ाया। हाथ ने गाड़ी के दरवाजे के हैंडल को खूबसूरती से पकड़ रखा था। उसके बाद एक सुंदर आकृति धीरे धीरे बाहर आए और सभी की नज़रों में आए। उसके जीवन की अधिकांश लड़कियों की तरह वह बहुत खूबसूरत थी। उसने सुनहरी रेखाओं वाली एक चमकदार नीली लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी। शाही परिवार के प्रभाव में उसकी उत्तम उपस्थिति में एक शानदार प्रभावशाली उपस्थिति की झलक दिखाई दे रही थी जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार था। उसकी पतली और नाजुक कमर पर एक सुनहरा बेल्ट पहना हुआ था जो छोटी कमर को जीवंत और तीक्ष्ण रूप से प्रदर्शित कर रहा था। उसकी नज़र में वह 16 या 17 साल की लग रही थी। उसकी संरचना एकदम सही घंटे के आकार की थी। जबड़े की संरचना और चुलबुली आंखें और बच्चे के मोटे गाल किसी भी आदमी को उसके लिए ललचाने के लिए थे। फिर भी वह गया या लैला की बराबरी करने के लिए पर्याप्त सुंदर नहीं थी, लेकिन समय के साथ वह सुंदरता के मामले में उनसे मुकाबला कर सकती थी। उसके सुंदर चेहरे पर शाही परिवार की लड़की के लिए एक मुस्कान थी। हालांकि हर बार जब उसकी नज़र आसपास के माहौल पर पड़ती थी तो उसे लगता था कि वह शायद उतनी महिला जैसी नहीं है जितनी वह दिखती है। क्या तुम जानती हो कि वह कौन है? माइकल ने ओलिविया से पूछा। कई लोगों की तरह माइकल ने उसे देखकर लार नहीं टपकाए। वह शांत रहने के लिए काफ़ी परिपक्व था। टस्क टस्क, क्या खूबसूरत लड़की है। युवती को देख रही भीड़ में से तुरंत जयकारे की लहर उठी। लोगों ने तेजी से कई गर्म निगाहें डालीं। हालांकि वह लड़की अवोर के शाही दैनिक से संबंधित थी, लेकिन इसने भीड़ को उसकी सुंदरता पर लार टपकाने से नहीं रोका। मेरा अनुमान है कि जेनिफर वोल्डिगार्ड होगी। मैंने सुना है कि उसकी शिक्षिका उपाध्यक्ष रेड है। मुझे लगता है कि वह प्रतियोगिता के लिए यहाँ आई होगी। कोई बात नहीं, माइकल ने जोर से हंसते हुए कहा। उसके पहरेदारों के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते समय माइकल ने अपना ध्यान आसपास हो रही बातचीत पर लगाया। भीड़ में से कुछ जानकार व्यक्तियों ने उस युवती को पहचान लिया। वह प्रतिस्पर्धा करने के लिए थोड़ी बहुत छोटी लगती है, क्या आपको नहीं लगता? वह छोटी है, लेकिन उसकी कीमिया प्रतिभा कुछ ऐसी है जिसकी चेयरमैन ने भी लगातार प्रशंसा की है। मैंने सुना है कि आधे साल पहले वह पहले ही 3 सितारा स्तर पर पहुंच चुकी थी। अभी भी कीमियागर भूत के स्तर पर नहीं। जिस आदमी ने अभी अभी ये शब्द कहे उसने माइकल के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उसे पता चल गया था कि उसका नाम फैलना शुरू हो गया है। जल्द ही वह उस महाद्वीप में भी प्रसिद्ध हो जाएगा। अध्याय 495 जज बनना। कुछ बुजुर्ग मध्यम आयु वर्ग के कीमियागर जिन्होंने प्रतिस्पर्धा करने की योजना बनाई थी, वे दूसरों से सीधे आंख मिलाने से बचते थे क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी। भीड़ में दबे होने के कारण माइकल ने अपने आसपास के लोगों की बातचीत सुनी और जेनिफर वोल्डिगार्ड के बारे में कुछ बातें सीखीं। उसने एक बार फिर जेनिफर की ओर देखा जो अपने गार्ड के साथ सीढ़ियों पर चल रही थी। कोर फॉर्मेशन स्टेज और 3 सितारा कीमियागर स्तर बुरा नहीं है, माइकल ने खुद से सोचा। उसकी उपलब्धियां दूसरों के लिए काफ़ी आश्चर्यजनक थीं लेकिन माइकल के लिए नहीं। शाही परिवार की संपत्ति के साथ जब तक उसके पास कीमियागर बनने के लिए आवश्यक बुनियादी प्रतिभा थी, वे अपने धन और संसाधनों का उपयोग करके उसे आसानी से 4 या 5 सितारा कीमियागर बनाने के लिए प्रशिक्षित कर सकते थे। इसके अलावा उसने जो बातचीत सुनी उससे पता चला कि जेनिफर की कीमिया के लिए प्रतिभा काफ़ी अच्छी थी, इसलिए ऐसी उपलब्धि पाना उम्मीदों के अनुरूप ही था। पहरेदारों की सुरक्षा में जेनिफर बिना किसी बाधा के खचाखच भरी भीड़ के बीच से इमारत में घुस गई। जब जेनिफर उसकी नज़रों से ओझल हो गई तो माइकल और ओलिविया भीड़ को किनारे धकेलते हुए आगे बढ़े जब तक कि वे आखिरकार एक विशाल हॉल में नहीं पहुंच गए। उसने विशाल हॉल को देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। फिर अपने माथे पर पसीने की बूंदें पोंछते हुए ओलिविया पश्चिमी हॉल क्षेत्र की ओर ऐसे चली गई जैसे वह वहां अनगिनत बार चल चुकी हो। हॉल के बाकी हिस्सों के विपरीत पश्चिमी क्षेत्र सुनहरे पोल बैरिकेड्स की पंक्तियों से अवरुद्ध था। सिर से पैर तक कवच पहने कई गार्डों ने ओलिविया और माइकल को देखकर अपने हाथ ऊपर उठाए। प्रतिबंधित क्षेत्र मेरे लिए नहीं, मैं जजों में से एक हूं। माइकल ने अपनी कलाई हिलाई। सिस्टम स्टोरेज से आमंत्रण पत्र निकाला। चून की गार्डों ने धातु के हेलमेट पहने हुए थे, इसलिए वह उनके चेहरों पर आश्चर्य नहीं देख सका। माइकल से पहले गार्ड ने आमंत्रण पत्र लिया और उसे खोला, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद चौंक गया। तुम भूत हो? एकमात्र। ठीक है टीचर, आप इससे निपटिए। मुझे वहां जाकर अपनी टीम रजिस्टर करवानी है। ओलिविया ने हॉल के भीड़ भरे दक्षिणी हिस्से की ओर देखा। ठीक है, वह भीड़ की ओर भागी जबकि गार्ड माइकल को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। बहुत छोटा, गार्ड ने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। यह मेरा कोर डिसिपल कार्ड है।
इससे आपको मेरी पहचान की पुष्टि करने में मदद मिलेगी। अपनी कलाई के एक और झटके से माइकल ने सिस्टम स्टोरेज से सुनहरा कार्ड निकाला। गार्ड ने सुनहरे कार्ड पर काले रंग से उभरा हुआ घोस्ट नाम देखा। कृपया हमें माफ करें मेरे स्वामी। गार्ड ने कार्ड और निमंत्रण पत्र को एक पल के लिए देखा और फिर हकलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, आप लोग बस अपना काम कर रहे हैं। अब क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? हाँ हाँ मेरे स्वामी, कृपया इस तरफ से। माइकल ने सुनहरे डंडों को पार किया और डंडों को हटाने के लिए गार्डों का इंतजार करने के बजाय खुद ही दरवाजे की ओर चल दिया। माइकल के दरवाजे से गायब हो जाने के बाद गार्ड दंग रह गए। कितना अच्छा आदमी है, निमंत्रण पत्र की जांच करने वाले गार्ड ने दूसरे गार्ड से कहा। हाँ, एक 5 सितारा कीमियागर के लिए वह आश्चर्यजनक रूप से शांत है। ये बदलाव के लिए ताजी हवा की सांस है। गार्ड्स ने बातचीत की। कीमिया गिल्ड में गार्ड के रूप में काम करते हुए उन्होंने प्रतिभाशाली कीमियागरों के अपने उचित हिस्से को देखा था और उन सभी में एक चीज समान थी, अहंकार। जिस क्षण वे 3 सितारा स्तर पर पहुंचते हैं, कीमियागर गार्ड्स के साथ गंदगी जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन एक 5 सितारा कीमियागर को देखकर जिसने कीमिया राजा गैब्रियल को इतना विनम्र बना दिया, वे वास्तव में आश्चर्यचकित थे। तुरंत उनके दिलों में माइकल की स्थिति दूसरे स्तर पर पहुंच गई। गार्ड्स को पार करते हुए माइकल झूमर की एक सीधी रेखा से चमकते हुए गलियारे में चला गया और धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ गया। सीढ़ियां उसे संगमरमर के पत्थर से टाइल किए गए एक चमकीले रोशनी वाले हॉल में ले गईं, जो कमरे में सब कुछ प्रतिबिंबित करता था। हॉल में सभी सुनहरे टेबल, सोने की रोशनी बिखेरने वाले झूमर, सुनहरी खिड़कियां और यहां तक कि एक शानदार अनुभव था। सोफा सेट पर मोती जैसे सफ़ेद रंग के कुशन के चारों ओर सोने की रेखाएं जड़ी हुई थीं। फिलहाल केवल नुकीली दाढ़ी वाला एक मोटा बूढ़ा आदमी सोफे पर बैठा था और अपने हाथ में कप लेकर फूंक रहा था। बूढ़े आदमी के बाल सफ़ेद और काले रंग के थे, मूंछें नहीं थीं और उसने हरा लबादा पहना हुआ था। वह शांति से चाय पी रहा था जब उसने माइकल को देखा। युवक, तुम भूत होगे, बूढ़े आदमी ने मुस्कराते हुए माइकल का अभिवादन किया। और तुम होगे एटियन डॉसन, विनम्र 5 सितारा कीमियागर और ग्रैंड मास्टर्स में से एक। बूढ़े आदमी ने माइकल से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। भूत, माइकल ने दृढ़ता से हाथ मिलाने के बाद बस इतना कहा। हाँ, मैं मानता हूं कि आप कम बोलने वाले व्यक्ति हैं। आपके पास उपलब्धियों की इतनी लंबी सूची है जितनी इस बूढ़े व्यक्ति के पास कभी नहीं रही होगी। अच्छा, अगर मैं सब कुछ सूचीबद्ध करूं तो मैं एक घमंडी बदमाश की तरह दिखूंगा, माइकल ने मुस्कुराते हुए सोफे पर पीछे झुकते हुए कहा। वहां बहुत भीड़ है, यहाँ का प्रारूप क्या है? माइकल का सवाल सुनकर एटिवन आगे झुका और चाय की मेज की सतह पर एक बड़ा आयत बनाया और मुस्कुराते हुए आगे बोला। प्रतियोगिता में सभी कीमियागर एक साथ एक विशाल मंच पर भाग लेंगे। हमारे पास कुछ राउंड होंगे और प्रतियोगिता की आवश्यकताएं धीरे धीरे कठिन होती जाएंगी। किसी भी अन्य प्रतियोगिता की तरह हम प्रत्येक राउंड के अंत में कई लोगों को बाहर कर देंगे। जो भी सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से सबसे अलग खड़ा होगा, वह अंतिम विजेता होगा। ये व्यक्तिगत और समूह दोनों के लिए प्रारूप है। ओह, माइकल ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह सैकड़ों या हजारों कीमियागरों के शानदार दृश्य की कल्पना कर सकता था जो एक ही मंच पर अपनी लपटें उठा रहे थे और गोलियां और औषधियां परिष्कृत कर रहे थे जबकि लोग उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। उस समय जब मैंने पहली बार भाग लिया था तो मैं लगभग पेशाब कर बैठा था। आजकल कीमियागर मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बहुत मजबूत हैं। एटिवन हंसा, ऐसा लग रहा था कि उसे पता था कि माइकल क्या सोच रहा था। यहाँ एक साथी न्यायाधीश के रूप में आपको इस नाम सूची पर एक नज़र डालनी चाहिए। एटिवन ने अपनी कलाई को झटका, अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से एक सुनहरा चर्मपत्र निकाला। माइकल कुछ उत्सुक था क्योंकि उसने चर्मपत्र खोलकर लंबी नाम सूची देखी। माइकल को आश्चर्य हुआ कि जब वह सूची पढ़ रहा था तब भी सूची में नाम दिखाई दे रहे थे। माइकल सभी नाम पढ़ता रहा जब तक कि उसकी नज़र लिलियन इकारस नाम पर नहीं रुकी। लिलियन इकारस, वह गैब्रियल का उत्तराधिकारी है। क्या तुम उसे जानते हो? जैसे कि एटियन को पता था कि माइकल की नज़र लिलियन के नाम पर टिकी हुई थी, उसने समझाया। मैंने इसके बारे में कहीं सुना है। माइकल ने बस इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन जाहिर है वह ये नहीं कह सकता था कि उसने इसे लॉर्ड इन्फॉर्मेशन से खरीदी गई किताब में पढ़ा था। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन से निपटना ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में किसी को गर्व होना चाहिए। माइकल ने तब देखा कि नूह का नाम सूची के नीचे दिखाई दे रहा था और फिर जब एटियन ने फिर से बोलना शुरू किया तो जेनिफर वोल्डिगार्ड का नाम दिखाई दिया। हो सकता है कि आप किसी दूसरे वोल्डिगार्ड से परिचित हों। लेन वोल्डिगार्ड, माइकल ने सिर हिलाया। वह मैजरोथ में मेरा कीमिया शिक्षक है। तो ये जेनिफर वोल्डिगार्ड, क्या वह कोई रिश्तेदार है? माइकल अंदर से हैरान था लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या तुम उससे कभी मिले हो? प्रोफेसर लेन से बात बदलते हुए एटियन ने जल्दी से पूछा। मैंने उसे अभी प्रवेश द्वार पर एक पल के लिए देखा है। माइकल ने सिर हिलाया। उस लड़की को नीचा मत देखो।
शाही परिवार के समर्थन में उसके पास इतने सारे छिपे हुए कार्ड हैं जो लोगों को चकित कर देंगे। एटियन मुस्कुराया और उसे याद दिलाया, उसके पास दुनिया के सभी छिपे हुए कार्ड हो सकते हैं लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं हो सकता, सिस्टम। जब वह नाम सूची देख रहा था तो चर्मपत्र एक पल के लिए चमक उठा और फिर प्रत्येक नाम के बगल में छोटे छोटे सितारे दिखाई दिए। अधिकांश में 2 सितारे थे, कुछ में 3 और केवल कुछ में 4 सितारे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ काफ़ी प्रतिभाशाली रोस्टर है। सिर्फ 3 सितारा कीमियागरों की गिनती करें तो उनमें से 13 पहले से ही हैं। तो मुझे एक जज से दूसरे जज तक बताए, आपको क्या लगता है कि प्रतियोगिता कौन जीतेगा? नूह, माइकल ने तुरंत अपने मन में सोचा। उसके मन में कोई संदेह नहीं था। आखिरकार नूह के रिंग में 6 स्टार अल्केमिस्ट दादाजी थे। जहां तक माइकल का सवाल है, अगर नूह प्रतियोगिता नहीं जीतता तो यह मज़ेदार और शर्मनाक होगा। मेरे पास कोई अनुमान नहीं है लॉर्ड एटियन, क्योंकि मैं सूची में उनमें से ज़्यादातर को नहीं जानता। कुछ और घूंट पीने के बाद एटियन ने अपनी चाय खत्म की और कप को टेबल पर रख दिया। युवा आदमी, जजों के पैनल में प्रवेश करने से पहले आपको अभी भी एक छोटी सी बात करनी है। गिल्ड के अल्केमिस्ट के पास ये प्रक्रिया नहीं है, लेकिन चूंकि आप बाहरी व्यक्ति हैं इसलिए यह नियम है। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, ये वास्तव में समझ में आता है। अद्भुत। एटियन खड़ा हुआ, मुस्कुराया और कहा, मेरे पीछे आओ। जान लें कि सुरक्षा कारणों से कुछ प्रतिभागी उसी हॉल में हो सकते हैं जहां हम जा रहे हैं। ठीक है, माइकल ने अपना सिर हिलाया, खड़ा हुआ और एटियन का पीछा किया। वे दोनों कमरे से बाहर चले गए और थोड़ी देर के लिए एक शांत गलियारे में चले गए। एक बार जब वे अंत में पहुंच गए तो उन्होंने हॉल में प्रवेश करने वाले एक तरफ के दरवाजे को धक्का देकर खोला जो बिल्कुल उसी तरह का लग रहा था जहां से वे आए थे। सब कुछ वैसा ही लग रहा था सिवाय कमरे में कुछ लोगों के। हॉल में मौजूद समूहों में से एक जेनिफर का समूह था। जब वह अपनी चाय का आनंद ले रही थी तो सोल रिफाइनिंग स्टेज गार्ड ने उसे घेर लिया। उसकी नज़र फिर से घूमी जब तक कि वह एक सुंदर युवक पर नहीं रुकी जो कुछ युवा कीमियागरों से बात कर रहा था। वह पन्ना हरे रंग के वस्त्र पहने हुए था जिसमें कई चमकदार पत्थर जड़े हुए थे। उसके सफ़ेद बाल स्वाभाविक रूप से उसके कंधे पर उड़ रहे थे। कमरे में मौजूद सभी युवाओं में से केवल वही था और जेनिफर के पास माइकल का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक आकर्षक नज़र थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर हॉल में मौजूद हर कोई जो चुपके से फुसफुसा रहा था अपनी बातचीत बंद कर दी। इसके बजाय उनकी निगाहें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। जब उन्होंने माइकल को अंदर आते देखा तो वे सभी उसके आकर्षक रूप को देखकर क्षण भर के लिए दंग रह गए, क्योंकि सिर्फ माइकल ने ही पूरे काले कपड़े पहने थे और कमरे में किसी और की तरह उसका शरीर नहीं था। कुछ पलों के लिए जेनिफर बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। हालांकि उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया और अपनी नज़रें उससे हटा लीं। एटियन का पीछा करते हुए माइकल ने महसूस किया कि उस युवक की नज़र उस पर है। वैसे हॉल में प्रवेश करते समय युवक ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। माइकल ने अनुमान लगाया कि वह गैब्रियल का उत्तराधिकारी लीलन इकारस हो सकता है। अध्याय 496 नंबर 1 कीमियागर। बहुत समय लग गया एटियन। जैसे ही माइकल और एटियन उपकरण सेटअप और कई कीमिया सामग्री वाली मेज पर आए, हॉल में एक खुशनुमा आवाज़ गूंजी। आवाज़ का अनुसरण करते हुए माइकल सहित सभी ने मुड़कर देखा कि एक लंबा बूढ़ा आदमी जिसके पूरे लंबे सफ़ेद बाल और दाढ़ी थी उनकी ओर टहल रहा था। अपने जीवंत चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ एटियन और माइकल के पास पहुंचते ही उसके सुनहरे वस्त्र उसके नीचे फर्श को छू रहे थे। भूत, ये गिल्ड का डिप्टी चेयरमैन है, एलरेड स्टर्लिंग। एटिवन ने बूढ़े आदमी को भूत से मिलवाया। माइकल ने अपनी आंखें थोड़ी घुमाईं और देखा कि जेनिफर सोफे पर बैठने के बजाय खड़ी थी। डिप्टी चेयरमैन एलरेड, माइकल ने हाथ मिलाया, जबकि कुछ अज्ञानी युवा जो एलोन और ओज में नंबर 1 कीमियागर को नहीं जानते थे माइकल को देखकर हैरान हो गए। माइकल के बारे में कुछ भी नहीं जानने वालों में से एक जेनिफर थी। आपसे मिलकर खुशी हुई भूत। माइकल के शब्दों ने युवाओं के बीच एक शांत हलचल पैदा कर दी। जेनिफर ने भी अपनी भौहें ऊपर उठाईं। फिर स्थिर खड़े रहने के बजाय वह धीरे धीरे माइकल की ओर बढ़ी, लेकिन ग्रैंडमास्टर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए इतनी करीब नहीं। इसी तरह डिप्टी चेयरमैन अलरेड, ग्रैंडमास्टर अलरेड ठीक रहेंगे। अलरेड ने मुस्कुराते हुए माइकल से हाथ मिलाया। फिर उनका ध्यान माइकल के पीछे की मेज पर गया। सभी कृपया हमारे चारों ओर इकट्ठा हों। एटिवन ने युवाओं की ओर हाथ हिलाया। फिर पलक झपकते ही सभी युवा और उनके गार्ड टेबल के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। माइकल ने अनुमान लगा लिया कि क्या होने वाला है और अन्याय को देखकर अंदर ही अंदर हंसने लगा। इसलिए अमीर और शक्तिशाली लोगों को उसे गोलियों और औषधियों को बारीकी से परिष्कृत करते हुए देखने का मौका मिलेगा, जबकि बाकी लोग बाहर लाइन में इंतजार करेंगे। ये बहुत अन्याय था। फिर भी माइकल ने कुछ नहीं कहा। अन्याय की तुलना में उसे मिलने वाले बदमाश अंक उसके मूड को हल्का कर रहे थे। क्या ग्रैंडमास्टर एटियन ने समझाया है कि हम ये भूत क्यों कर रहे हैं?
माइकल ने सिर हिलाते हुए अलरेड से पूछा। हालांकि यह एक नियम है, लेकिन हम आपकी स्वर्ग विरोधी प्रतिभा को देखने के लिए कुछ खास तैयार करते हैं। इसे हम जैसे बूढ़े लोगों के लिए एक प्रशिक्षण के रूप में सोचें। ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत अनुभव है, ग्रैंड मास्टर्स। इसलिए आप दोनों ज्ञान से भरे हुए हैं जिनसे मैं बहुत सी नई चीज़ें सीख सकता हूँ। माइकल ने विनम्र होना चुना क्योंकि अगर उसने मेजरॉर्थ से एक चीज़ सीखी है तो वह है कभी किसी को कमतर नहीं आंकना। प्रोफेसर लेन ने उसे हर कदम पर उसे मात देकर यह सबक सिखाया। इसके अलावा एक सिस्टम होने का मतलब यह नहीं था कि उसे एक घमंडी युवा मास्टर बनना था। आप हमें बुरा कह रहे हैं, है न? एटीएन के शब्दों ने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। सभी हंसे और एक को छोड़कर माहौल को खुशनुमा और जीवंत बना दिया। ये वह युवक था जिसने माइकल को किसी तरह के दुर्भावनापूर्ण इरादे से देखा था, लेकिन माइकल ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। कॉकट्राई स्केल ग्रिफिन क्लॉ सिल्क बिटरक्रेस साइलेंट बिटरस्वीट जायंट बिटरवीट पेस्ट ब्लेड। माइकल ने आखिरकार हंसी बंद करने के बाद मेज पर रखी कीमिया सामग्री का एक एक करके नाम लिया। बुद्धि का टॉनिक, यही वह है जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं। क्या मैं सही कह रहा हूं ग्रैंड मास्टर? माइकल ने पन्ना के धुएं से भरी कड़ाही के पास सुनहरे चर्मपत्र को खोले बिना ही अलरेड और एटीएन से पूछा। बुद्धि का टॉनिक। उन बूढ़ी आंखों में आश्चर्य की चमक उभरी। उन्हें आश्चर्यचकित होना चाहिए क्योंकि उन्हें नुस्खा खोजने के लिए प्राचीन स्क्रॉल को खंगालना पड़ा था। फिर भी उनके सामने बैठे युवक ने तुरंत ही सामग्री को एक सेकंड के लिए देखने के बाद अनुमान लगा लिया कि वे क्या बना सकते हैं। आप कितनी शुद्धता तक पहुंच सकते हैं भूत? अलरेड ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन उसके सवाल का जवाब देने के बजाय माइकल ने काफ़ी गंभीर स्वर में कहा, ग्रैंड मास्टर्स, यह एक अत्यधिक नशे की लत औषधि है। यह एक औषधि भी नहीं है, यह एक तरह की दवा है। ये कुछ मिनटों के लिए मस्तिष्क की पूरी शक्ति को अनलॉक कर देगा, लेकिन उसके बाद मस्तिष्क इस हद तक खराब हो जाएगा कि उन्हें अपना नाम भी याद नहीं रहेगा। अलरेड और एटीएन पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। माइकल उनकी आंखों में सदमे को देख सकता था, लेकिन ये दोनों बूढ़े लोग अपने सदमे को छिपाने में काफ़ी अच्छे थे। बेशक, हम ये जानते हैं। अब कृपया हमें अपना हुनर दिखाओ। माइकल के ज्ञान के अनुसार बुद्धि का टॉनिक एक असफल औषधि थी। साथ ही यह एक तरह की जादुई औषधि थी, क्योंकि जो कोई भी इस औषधि को पीता है उसे पता होना चाहिए कि वह बुद्धि की औषधि पी रहा है। अन्यथा औषधि उन पर कोई प्रभाव नहीं दिखाती। सरल शब्दों में, यह पानी से अलग नहीं होगी। यदि कोई उस समय जागरूक होता तो औषधि उन्हें कुछ मिनटों के लिए उनकी विशेषता में प्रतिभाशाली बना देती। प्रभाव समाप्त होने के बाद उन्हें और औषधियों की लालसा होती। वे औषधि के बिना नहीं रह पाते क्योंकि औषधि अत्यधिक नशे की लत वाली होती। लगातार सेवन से मस्तिष्क की कोशिकाएं तब तक मरती रहती जब तक कि मस्तिष्क पूरी तरह से काम करना बंद नहीं कर देता। दोनों ग्रैंड मास्टर्स की ओर सिर हिलाते हुए माइकल ने अपना दाहिना हाथ उठाया। पलक झपकते ही एक गोले के रूप में गहरे हरे रंग की लपटें दिखाई दीं। कई युवाओं को यह भी यकीन नहीं था कि यह गोला कीमिया की आग थी, क्योंकि यह एक गोले के आकार में उनकी हथेली के ऊपर मंडरा रहा था। आग पर उसका जो नियंत्रण था उससे प्रोफेसर लेन भी दंग रह गए। इन युवाओं की तो बात ही छोड़िए। डिंग, मेज़बान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम है 2000 बदमाश अंक। डिंग, मेज़बान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम है 5000 बदमाश अंक। डिंग, मेज़बान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम है 1500 बदमाश अंक। अल्पविराम। सिस्टम पागल हो गया क्योंकि उसने लगातार अपने सिर में नोटिफिकेशन की आवाज़ें सुनी, यहाँ तक कि उसने सिस्टम से 50 बदमाश अंकों के लिए आवाज़ों को म्यूट करने के लिए कहा। तो ये सच है, आप कड़ाही का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे ही माइकल ने कड़ाही का उपयोग करने के बजाय सीधे आग में एक सामग्री फेंकी, एटीवन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये देखने में तो अच्छा और आसान लगता है, लेकिन मेरे शरीर पर मौजूद निशान आपको एक और कहानी बता देंगे। माइकल ने उनसे बात करते हुए सामग्री डालना जारी रखा, जिससे सभी और भी हैरान हो गए। इसलिए उसे और भी ज़्यादा बदमाश अंक मिले। इसके लिए मुझे कई सालों तक अभ्यास करना पड़ा और बहुत सारे हीलिंग पोशन का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर आपके पास ढेर सारे हीलिंग पोशन हैं और आप बार बार जलना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ग्रैंड मास्टर्स ने महलनुमा चेहरे से उसे देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह उनसे बात करते हुए सार निकाल रहा था। आग के फटने के डर से एटीएन ने 2 कदम पीछे भी हट लिए। हालांकि एटीएन के डर के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय माइकल सार निकालना जारी रखता रहा, जिससे हरी लपटों के ऊपर रंगीन मोती बनते रहे। ग्रैंड मास्टर्स, कृपया शीशियां दें, माइकल ने पूछा, जिससे दोनों ग्रैंड मास्टर्स सदमे से बाहर आ गए। 3 शीशियां। फिर से माइकल ने उन्हें चौंका दिया। दोनों बूढ़े अब अपने चेहरे पर शांत मुस्कान भी नहीं रख पाए। दूसरी ओर जेनिफर बिना पलक झपकाए माइकल को देख रही थी। वह पूरी तरह से उसकी कृपा और औषधि बनाने की तकनीक पर टिकी हुई थी। अब तक उसे लगता था कि उसका शिक्षक अलरेड सबसे प्रतिभाशाली है।
लेकिन माइकल के सामने एलरेड को एक छात्र की तरह व्यवहार करते देखकर उसे पता चला कि वह कितनी गलत है। पहले से ही 2 शीशियां पकड़ी हुई थीं, जबकि एटीएन के पास एक शीशी थी जो माइकल द्वारा सार मोतियों को मिलाकर औषधि के एक बड़े बूंद में मिलाने का इंतजार कर रही थी। फिर अपने हाथ की एक धीमी सुंदर हरकत के साथ माइकल ने मैरून रंग के गुच्छे को 3 भागों में विभाजित किया और प्रत्येक गुच्छे को एक शीशी में उड़ा दिया। इस तरह से आप 90% शुद्ध बुद्धि का टॉनिक बनाते हैं। माइकल ने अपनी गर्दन को बाएं और दाएं हिलाया क्योंकि आग का हरा गोला पतली हवा में गायब हो गया। उसके सामने ग्रैंडमास्टर्स ने 3 शीशियों को चमचमाते मैरून रंग के औषधि के साथ पकड़ रखा था। उनके शरीर कठोर थे, मानो वे डर गए हों। मेरे भगवान, तिरियाना युद्धपोत से निकल गई है और इद्रिसल की ओर जा रही है। जैसे ही हर कोई सदमे में बड़बड़ा रहा था, माइकल ने अपने सिर में अजाजेल की आवाज़ सुनी। अगले दिन जहां तक नजर जाती थी, नीले आसमान में बादल नहीं थे। सूरज की रोशनी गर्म थी लेकिन बहुत तेज नहीं थी। बीच बीच में हवा के झोंके शहर के शोर को दूर ले जाते थे, जिससे सड़कों पर हर कोई तरोताज़ा हो जाता था। आज कीमिया प्रतियोगिता का पहला दिन था। सूरज की पहली किरणें जमीन की सीमा को तोड़कर शहर की सड़कों पर चमकीं, जो हरे रंग के वस्त्र पहने कीमियागरों से भरी हुई थीं, जैसे चींटियां अपने घोंसले से निकल रही हों। ये देखते हुए कि कीमियागरों का मानना था कि हरे रंग के वस्त्र उन्हें आग पर बेहतर नियंत्रण देते हैं और आज एक बड़ा दिन था, उन्होंने सभी ने पन्ना हरे रंग के वस्त्र पहने थे। हवाई दृश्य से सड़कें ऐसी दिख रही थीं जैसे उन्हें हरे रंग से रंगा गया हो। हालांकि उनके रास्ते अलग अलग थे, लेकिन उनका अंतिम गंतव्य शहर के केंद्र में विशाल कड़ाही थी। आज ऑक्सशोर शहर की सभी दुकानें सामान्य से बहुत पहले खुल गईं। अनगिनत लोग अपने गर्म बिस्तरों से बाहर निकले, दरवाजे पर खड़े हुए और सड़कों पर चहल पहल से गुजर रहे कीमियागरों के बड़े समूह को देखा। आमतौर पर किसी भी विशेषज्ञता के एक बड़े समूह को देखना दुर्लभ था। कीमिया के लिए कीमियागर गिल्ड प्रतियोगिता एक ऐसी घटना थी जो सभी कीमियागरों को एक छत के नीचे लाती थी। लोगों ने इस तरह की दुर्लभ घटना का अनुभव करने से नहीं चूका। इस खास दिन पर नूह बहुत जल्दी उठ गया। बिस्तर छोड़ने से पहले वह 1 घंटे तक ध्यान करने के लिए क्रॉस लेग बैठा। अपनी नसों को शांत करने, अपने विचारों को इकट्ठा करने और अपने गुरु के साथ टेलीपैथिक रूप से बातचीत करने के बाद ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अपना सिर एक तरफ घुमाते हुए उसने एलिसिया को नॉरविन के बगल में बिस्तर पर कलिंग करते हुए देखा। गुड मॉर्निंग एलिसिया। वह धीरे से उसके माथे पर चूमने के लिए नीचे झुका और फिर नॉरविन को जगाने के लिए उसके सिर को सहलाया। तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो? नॉरविन ने नोहा के कंधे पर बैठकर दरवाज़ा खटखटाया। चूंकि एलिसिया कपड़े बदल रही थी, इसलिए वे कमरे के बाहर लगभग 1 घंटे तक इंतजार करते रहे। 5 मिनट, एलिसिया की ठंडी आवाज़ अंदर से आई और नॉरविन ने अपनी आंखें घुमाईं। यही तो तुमने 30 मिनट पहले कहा था। इस बार उन्हें एलिसिया से कोई जवाब नहीं मिला। चूंकि उन्हें स्पष्ट रूप से 30 मिनट तक बाहर इंतजार करना था, नॉरविन ने अपनी नज़र नोहा की ओर घुमाई, जो दीवार पर झुककर शांत रहा। माइकल की तरह नोहा को भी विश्वास नहीं था कि हरे रंग के वस्त्र उन्हें आग पर बेहतर नियंत्रण देंगे, इसलिए वह अपनी हमेशा की तरह सफ़ेद पोशाक में था। प्रतियोगिता फिर से कहाँ हो रही है? नॉरविन ने पूछा। गिल्ड के बगल में एक्वा एरेना में। गिल्ड के पास हज़ारों दर्शकों और प्रतियोगियों को रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए हर बार वे एक्वा एरेना में प्रतियोगिता आयोजित करते थे। चलो चलते हैं। आखिरकार एलिसिया ने दरवाज़ा खोला, अपनी लंबी सफ़ेद पोशाक को नोहा के वस्त्र से मेल खाते हुए दिखाया। वह अपने प्राकृतिक चेहरे को बदलने वाले मुखौटे के साथ भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। नोहा ने उसके साथ अपनी बाहें मिलाईं और 1-2 गोल के साथ सराय से बाहर चला गया। गिल्ड लीडर को बचाना और प्रतियोगिता जीतना। अध्याय 497 द 6 स्टार अल्केमिस्ट हेनरिक्स गार्डनर। हजारों लोगों द्वारा एक ही मंच पर एक साथ अपनी लपटें उठाने और गोलियां और औषधियां परिष्कृत करने के बारे में सोचते हुए नूह थोड़ा उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ये शानदार तरीका बेहद रोमांचकारी होने की संभावना थी। जैसे ही वे कुछ क्षणों के लिए भीड़ के ऊपर उड़े, एटीएन ने पहले जिस एक्वा एरेना का उल्लेख किया था वह धीरे धीरे उनकी नज़र में आ गया था। नूह ने दूरी पर कड़ाही जैसी इमारत पर अपनी नज़र उठाई। गिल्ड बिल्डिंग के पीछे नूह ने विशाल एरेना को स्पष्ट रूप से देखा। वर्तमान में व्यवस्था बनाए रखने के लिए इमारत के बाहर पूरी तरह से सशस्त्र एक्वा कबीले के सैनिक तैनात थे। हरे रंग की पोशाक पहने भीड़ कीमियागर गिल्ड बिल्डिंग की ओर उमड़ पड़ी और नूह को यह स्पष्ट था कि प्रतियोगिता में दुनिया भर से हजारों कीमियागर इकट्ठा हुए थे। अगर दंगा होता तो राज्य को बहुत बड़ा झटका लगता, इसलिए इदरिसल का शाही परिवार और गिल्ड व्यवस्था बनाए रखने के मामले में बेहद सतर्क थे। दुर्भाग्य से भीड़ ने हत्यारे को खोजने या गैब्रियल द्वारा गिल्ड नेता हेनरिक्स गार्डनर की हत्या की योजना बनाने का तरीका खोजने में बाधा उत्पन्न की। प्रवेश द्वार पर अल्केमिस्ट गिल्ड के निरीक्षक तैनात थे। केवल गिल्ड के सदस्यों और प्रतिभागियों को इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करने की अनुमति थी, जबकि दर्शक पश्चिम की ओर के प्रवेश द्वार से अखाड़े में प्रवेश करते थे।
गुड लक नूह। एलिसिया ने नॉर्विन के साथ पश्चिम प्रवेश द्वार की ओर उड़ान भरने से पहले नूह के गाल पर चुंबन किया। एलिसिया के जाने के बाद नूह गिल्ड हॉल में प्रतिभागियों के बीच से होकर निकला और अंत में गिल्ड के बगल वाले अखाड़े में प्रवेश किया। अंत में नूह ने राहत की सांस ली क्योंकि अखाड़े में सभी प्रतिभागियों को एक साथ दबाए बिना समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह थी। प्रवेश द्वार पर खड़े होकर नूह ने जलीय नीले संगमरमर से बने बड़े अखाड़े को इस हद तक देखा कि उसे लगा कि वह किसी महासागर के अंदर खड़ा है। वह अपना सिर हिलाए बिना और प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। अखाड़ा गोल अंडाकार था जिसमें शार्क के दांतों की तरह सम्मिलित रूप से अनगिनत सीटें थीं। दर्शकों की सीटों के सामने वीआईपी सीटों को भव्य रूप से सजाया गया था, जो विशेष रूप से न्यायाधीशों और विशेष मेहमानों के लिए बनाई गई थीं। जैसे ही उसकी नज़र अतुलनीय रूप से बड़े खुले मैदान पर गई, नूह ने पाया कि हजारों ज़ैड वर्गाकार मेज़ें बड़े करीने से बिखरी हुई थीं, जो एक हरे रंग की चट्टान वाली सैन्य इकाई की तरह स्थिर खड़ी थीं। वर्तमान में अनगिनत कीमियागर खुले मैदान में ज़ैड टेबलों के पीछे एक पत्थर की कुर्सी पर चुपचाप बैठे प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रतियोगिता की शुरुआत के करीब पहुंचते गए और भी ज्यादा कीमियागर मैदान में उमड़ पड़े। उन्होंने बेतरतीब ढंग से सीटें लीं क्योंकि कोई टेबल नंबर या टोकन किसी विशेष प्रतिभागी के लिए विशिष्ट टेबल आवंटित नहीं कर रहा था। नूह विंस्टन। नूह ने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी और आवाज़ ने तुरंत नूह को मुस्कुरा दिया। ग्रैंड मास्टर एटियन। नूह ने पीछे मुड़कर देखा कि ग्रैंड मास्टर एटियन उसकी ओर चल रहे हैं। मेरा पसंदीदा युवा कैसा है? एटियन ने नूह को कसकर गले लगाया। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अंकल। गरगहम्मा। सॉरी। नूह ने अपना गला साफ किया और महसूस किया कि वे अकेले नहीं थे। ग्रैंड मास्टर एटियन, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। एटियन ने नूह के कंधे पर थपथपाया। फिर एटियन नूह को अपने साथ लेकर हवा में चढ़ गया। चलो पहले वीआईपी सीटों पर चलते हैं। प्रतियोगिता शुरू होने में अभी भी कुछ समय है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलो। इससे तुम्हें अपना दूसरा काम करने में मदद मिल सकती है। एटियन ने नूह की ओर आंख मारी और नूह ने उसकी ओर सिर हिलाया। एटियन ही वह व्यक्ति था जिसने नूह को हत्या की साजिश के बारे में बताया था। गिल्ड के अंदर और बाहर गैब्रियल के कनेक्शन के कारण एटियन नूह के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। गैब्रियल अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपको नए आदमी के बारे में सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं अपनी उंगलियां ठीक से नहीं डाल सकता, लेकिन वह मुझे सिहरन देता है। ज़मीन से उठकर ऊपर हवा में चढ़ने के बाद एटियन का चेहरा गंभीर हो गया। इससे पहले कि नूह पूछ पाता कि वह आदमी कौन था, वे वीआईपी सीटिंग पर पहुंच गए, जहां नूह ने अलरेड और भूरे बालों वाले एक बूढ़े आदमी को बीच में कुर्सी पर आराम से बैठे देखा। उसने सुनहरे उत्कीर्णन के साथ एक बैंगनी वस्त्र पहना था और बंद आंखों से ध्यान लगा रहा था। वह गिल्ड लीडर हेनरिक्स गार्डनर है, एक 6 सितारा की मियागर। गैब्रियल के आज जो बनने से पहले लॉर्ड हेनरिक्स ने उसका बहुत ख्याल रखा था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह गैब्रियल का गुरु था। एटियन ने धीरे से कहा। ओह, नोहा की भौहें थोड़ी सी फड़क उठीं। उसने हेनरिक्स के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उस आदमी को देखा था। थकी हुई आंखों वाले बूढ़े आदमी ने महसूस किया कि लोग उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अचानक उसने अपना सिर घुमाया। उसने अपनी उलझन भरी नज़र नूह की तरफ घुमाई। उसके चेहरे की सूखी त्वचा पर एक दोस्ताना मुस्कान दिखाई दी। ये देखकर कि बूढ़े आदमी ने अपना सिर घुमाया है, एटियन ने जल्दी से झुककर अभिवादन किया, जिसके बाद वे धीरे धीरे आगे की पंक्ति में चले गए। लॉर्ड हेनरिक्स गार्डनर, इद्रिसल तक आपकी यात्रा कैसी रही? बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपना सिर घुमाकर एटियन की तरफ देखा। यह एटियन है ना? आप 5 सितारा स्तर पर पहुंच गए हैं। आपकी प्रगति खराब नहीं है, बिल्कुल भी खराब नहीं है। हेनरिक्स ने उन दोनों पर अपनी धुंधली नज़र घुमाई और धीरे से हंसा। ये सब पिछली बार लॉर्ड हेनरिक्स की शिक्षाओं के कारण है, एटियन ने विनम्रतापूर्वक कहा। मैं जो कुछ भी कह सकता हूँ वह मेरे व्यक्तिगत अनुभव के बारे में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद पर निर्भर रहें। हेनरिक्स गार्डनर ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। उसने अचानक एटियन के पीछे नूह की ओर अपनी नज़र घुमाई। ये युवक कौन है एटियन? आपका शिष्य। एक दोस्ताना मुस्कान के साथ हेनरिक्स ने एटियन से पूछा। लॉर्ड हेनरिक्स, ये युवक नूह विंस्टन है। वह सबसे कम उम्र का संरक्षक कप्तान है। एटियन ने नूह को हेनरिक्स से मिलवाया, जबकि नूह ने अपने सामने 6 सितारा की मियागर के प्रति सम्मान दिखाने के लिए थोड़ा झुका। न केवल सबसे कम उम्र का संरक्षक कप्तान बल्कि एक प्रतिभाशाली की मियागर भी। मैं आपकी आंखों में प्रतिभा देख सकता हूँ। हेनरिक्स गार्डनर की आवाज़ न तो जल्दबाजी में थी और न ही धीमी। हालांकि यह थोड़ा कर्कश था, लेकिन इसमें एक निश्चित जादुई जैसी संपत्ति थी जो दूसरों को उसके शब्दों को बाधित करने की अनुमति नहीं देती थी। नूह ने शांति से मुस्कुराया लेकिन इस विषय पर कुछ भी नहीं कहा। हेनरिक्स गार्डनर मुस्कुराया और नूह को घूरता रहा। उसकी निगाहें कुछ गहरे अर्थ रखती हुई लग रही थीं क्योंकि वह कुछ देर के लिए उस शांत चेहरे पर रुका हुआ था।
हेनरिक्स ने शांति से कहा, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ युवा, तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी। लेकिन कुछ ने नूह को बताया कि उसके सरल शब्दों में ज्ञान और अर्थ छिपा हुआ था। क्या वह अपने जीवन पर हत्या की साजिश के बारे में जानता है? हेनरिक्स के शब्दों को सुनने के बाद नूह खुद से पूछने से खुद को रोक नहीं सका, तुम्हें कुछ आभा छिपाने वाले मंत्र सीखने चाहिए युवा। अगर तुम कभी अवोर जाने की योजना बनाते हो तो, हेनरिक्स ने अपने चेहरे पर उसी शांत मुस्कान के साथ कहा। हालांकि इस बार उसके शब्द भारी थे, जैसे कि उसने नूह के रहस्य को महसूस किया हो। मुझे मत बताओ कि उसने शिक्षक की उपस्थिति को महसूस किया। नूह ने अपनी आंखें झपकाईं। उसके दिल में एक बदलाव आया जब उसने बड़बड़ाया, शिक्षक। नूह ने अपने शिक्षक को मानसिक रूप से पुकारा। आराम करो, वह मुझे महसूस नहीं कर सकता। लेकिन सावधान रहो, मुझे उसके बारे में एक अजीब सी भावना है। नूह ने अपने सिर में एंड्रियास की आवाज़ सुनी। शायद मैंने गलत महसूस किया है, हेनरिक्स ने खुद से कहा। अचानक जो आभा उसे महसूस हुई, या उसने सोचा कि वह अब उसके आसपास नहीं थी। बूढ़े आदमी ने निराशा में आह भरी। फिर वह कुर्सी पर वापस झुक गया। थोड़ा विचलित लग रहा था क्योंकि वह अपनी यादों के साथ एक ट्रांस में चला गया था। उस समय जब हेनरिक्स गार्डनर अभी भी युवा था, संयोग से वह एक कालकोठरी में एक बूढ़े व्यक्ति के भूत से मिला था, जहां वह और उसके दोस्त साहसिक कार्य कर रहे थे। हेनरिक्स की ज्ञान और युवा रक्त की प्यास के कारण वह अपने समूह से अलग हो गया, भूत से मिला और बूढ़े व्यक्ति के साथ 3 दिन बिताए। उन 3 दिनों के दौरान बूढ़े व्यक्ति ने उसे कुछ चीजें सिखाईं और उसे कीमिया ज्ञान से युक्त एक स्क्रॉल दिया। बूढ़े व्यक्ति ने जो सिखाया था उसे उधार लेकर शुरू में अज्ञात हेनरिक्स गार्डनर, कीमिया के लिए एक बुनियादी प्रतिभा वाला एक साहसी, अपने वर्तमान चरण में कदम से कदम आगे बढ़ा। 6 सितारा स्तर पर पहुंचने के बाद ही हेनरिक्स को एहसास हुआ कि जब वह जीवित था तो बूढ़ा भूत कितना भयानक रूप से प्रतिभाशाली था। भले ही वह और उसके साथी 6 सितारा कीमियागरों को अवोर में स्वर्गीय कीमियागर के रूप में सराहा जाता था और कीमियागरों की दुनिया द्वारा पूजा जाता था, लेकिन वह जानता था कि उनमें से कोई भी बूढ़े आदमी के सामने मशाल नहीं रख सकता। यही कारण था कि हेनरिक्स अपनी प्रसिद्धि और स्टारडम के बावजूद हमेशा विनम्र रहा। कुछ पल पहले उसने नूह पर जो अस्पष्ट आभा महसूस की थी, वह उस समय बूढ़े आदमी की तरह ही थी। यही कारण था कि हेनरिक्स अचानक उनके विचारों में खो गया। हालांकि जैसे ही एटियन अपनी सीट पर बैठने वाला था, सीटों के बीच में एक गलियारे से पुरानी हंसी की आवाज़ निकली। मुझे पता था कि तुम अपनी पुरानी टांगों से जितनी तेजी से भाग सकते हो, उतनी तेजी से लॉर्ड हेनरिक्स के पास जाओगे। हंसी सुनकर सभी ने अपना सिर घुमाया और देखा। जब उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी सुनहरे लबादे पहने हुए हेनरिक्स की ओर चल रहा है। मंच पर आने वाला व्यक्ति एलरेड था, जिसे नूह ने तब पहना था जब वह संरक्षक संघ में आया था। जेनिफर भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। आज उसने एक हल्के हरे रंग का कीमियागर लबादा पहना हुआ था, जो स्पष्ट रूप से उसके लिए सबसे अच्छी सामग्री का उपयोग करके विशेष रूप से तैयार किया गया था। उसकी विशाल आस्तीन कमल के आकार को बनाने के लिए चमकीले रेशम से बनी हुई थी। इसने उसे एक ऐसी शान दी जो कहीं से भी नहीं आई थी। हालांकि नूह स्पष्ट रूप से उसके चरित्र को जानता था और समझता था कि यह युवा महिला, जो सतह पर शांत दिखती थी, वास्तव में एक विचित्र व्यक्ति थी। जैसे ही उसकी नज़र जेनिफर पर पड़ी, नूह ने पाया कि उसके बगल में एक लंबी महिला एक शानदार पोशाक पहने हुए थी। प्यारी और छोटी जेनिफर की तुलना में वह महिला परिपक्व थी और उसके चारों ओर एक कुलीनता का एहसास था। जब उसने एटियन और नूह को देखा तो उसने उनके अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए बस सिर हिलाया और फिर नीचे इकट्ठा हुए कीमियागरों को देखा। इस महिला के चेहरे पर एक शीतलता और परिपक्वता की आभा थी। जैसे जैसे उसकी सुंदर आंखें हिलती गईं, एक प्रलोभन स्वाभाविक रूप से प्रकट हुआ। नूह की नज़र दोनों महिलाओं को पार करके आखिरकार अलरेड पर पड़ी। उसने झुककर मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, ग्रैंड मास्टर अलरेड। अलरेड, ये युवक नूह है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है। उसकी क्षमता असाधारण है, एटिवन ने अलरेड और बगल में खड़ी महिला से कहा, नूह की ओर इशारा करते हुए। अलरेड के मूल्यांकन को सुनकर जेनिफर ने चुपके से कुछ बुदबुदाया। ये संभव था कि वह अलरेड के इन शब्दों से संतुष्ट नहीं थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मास्टर नूह। महिला की भूरी आंखें नूह को घूर रही थीं। फिर वह मुस्कुराए। जिस क्षण वह मुस्कुराए, उसने वीआईपी सीटों के आसपास बैठे कुछ कुलीन परिवार के वंशजों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि ईव वोल्डिगार्ड लोगों के साथ ठंडे व्यवहार के लिए जानी जाती थी। अध्याय 498 कीमिया प्रतियोगिता शुरू हो गई है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेडी ईव। नूह ने मुस्कुराते हुए अपना सिर थोड़ा झुकाकर उसे वह सम्मान दिखाया जिसकी वह हकदार है। एक बार जब समूह ने एक दूसरे का अभिवादन किया तो वे वीआईपी सीट की अगली पंक्ति में बैठ गए, सिवाय नूह और जेनिफर के, क्योंकि वे दोनों प्रतिभागी थे और वे केवल अपने कनेक्शन के कारण वीआईपी सीटिंग पर आए थे। चाहे ये जानबूझकर किया गया हो या अन्यथा, राजकुमारी ईव हेनरिक्स और उसके बीच एक खाली कुर्सी के पास बैठ गई। ईव के करीब खड़े होने पर महिला शरीर की हल्की सुगंध बगल से बह रही थी, जिससे वह थोड़ा विचलित हो गया।
जैसे जैसे आकाश में सूरज आगे बढ़ा, वीआईपी सीटों पर लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। ये लोग ज़्यादातर गिल्ड में उच्च अधिकारियों या कनेक्शन वाले लोग थे। उनके सामने की दर्शक सीटें पहले से ही बहुत भरी हुई थीं। चिल्लाहट एक ऐसी धारा में बदल गई जो क्षितिज तक जा पहुंची। काफी देर बाद नूह को अचानक अपने आसपास की सीटों पर कुछ हलचल महसूस हुई। तभी उसने भौहें सिकुड़ी और अपना सिर घुमाया ताकि वह शोरगुल का स्रोत देख सके। चांदी के बख्तरबंद सैनिकों की 2 पंक्तियों ने 3 लोगों को वीआईपी सीटों पर पहुंचाया। नूह ने कहा, गैब्रियल, जब उसने देखा कि लंबे तेजस्वी आदमी के सुनहरे बाल उनकी ओर बढ़ रहे थे। पन्ना हरे रंग के वस्त्र उस आदमी की संपूर्ण शारीरिक संरचना को नहीं छिपा सकते थे, जो किसी भी महिला की धड़कन बढ़ा सकता था। संपूर्ण जबड़े की संरचना, छोटे होंठ और नीली आंखों के साथ वह आदमी किसी पत्रिका से निकले मॉडल जैसा लग रहा था। एडिथ गैब्रियल के पीछे लिलियन इकारस के साथ चल रही थी, जिससे घोस्ट की मुलाकात जज बनने के लिए अपने परीक्षण के दौरान हुई थी। लॉर्ड गैब्रियल, कई रईसों ने अपना सम्मान दिखाने के लिए अपनी सीटों से खड़े हो गए। वह आदमी दशकों तक एलोन और ओजर के नंबर 1 कीमियागर के सिंहासन पर बैठा था। हालांकि घोस्ट ने साबित कर दिया कि वह गैब्रियल से बेहतर था, फिर भी कीमिया राजा को कई रईसों का सम्मान और प्रशंसा प्राप्त थी। इसलिए एटियन और अलरेड भी उसका स्वागत करने के लिए अपनी सीटों से खड़े हो गए। ग्रैंडमास्टर हेनरिक्स, गैब्रियल हेनरिक्स के सामने आया और एक उदासीन चेहरे के साथ उसका अभिवादन किया। चूंकि हेनरिक्स पुराने भूत से सीखकर वह बना है जो वह है, इसलिए हेनरिक्स ने कभी भी अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करने में संकोच नहीं किया। लेकिन हेनरिक्स से इतनी सारी चीज़ें सीखने के बावजूद गैब्रियल ने उसके प्रति कोई कृतज्ञता महसूस नहीं की। गैब्रियल, हेनरिक्स ने गैब्रियल के अभिवादन का उत्तर सिर हिलाकर दिया। हाय, एडिथ ने चुपचाप नूह की ओर हाथ हिलाया। अगर गैब्रियल हेनरिक्स की हत्या कर सकता, तो वह अपने संपर्कों का उपयोग करके स्वर्गीय कीमियागरों की श्रेणी में शामिल हो सकता था। उनके संसाधनों और ज्ञान के साथ ये केवल समय की बात होगी कि वह 6 सितारा कीमियागर स्तर तक पहुंच जाए। हालांकि अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हेनरिक्स को मरना होगा। वह कीमिया राजा गैब्रियल है। भगवान गैब्रियल राजा की जय हो, कीमिया राजा की जय हो। नूह ने कीमियागरों को देखा और भीड़ ने जोरदार जयकारे लगाए। ग्रैंडमास्टर्स और हेनरिक्स की तुलना में गैब्रियल की प्रसिद्धि उनकी मार्केटिंग रणनीतियों और प्रचारों की बदौलत अगले स्तर पर थी। कीमिया की दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो गैब्रियल को न जानता हो और उसकी प्रशंसा न करता हो। उसे मिलने वाली जयकारे उसकी प्रसिद्धि के बारे में स्पष्ट थे। गैब्रियल ने जयकारे लगा रही भीड़ की ओर देखा और शालीनता से अपना हाथ हिलाया, जबकि लीलन इकारस अपने शिक्षक को इतनी अथाह प्रसिद्धि और भीड़ से जयकारे लेते हुए देखकर बेहद घमंडी लग रहा था। उसे लगा जैसे भीड़ उसके लिए जयकार कर रही है। जेनिफर और ईव चुपचाप धैर्यपूर्वक गैब्रियल के अपनी सीट पर बैठने का इंतजार कर रहे थे। जब भीड़ गैब्रियल के लिए बड़बड़ा रही थी, ऊपर आसमान में एक सुनहरा निशान दिखाई दिया। वे सभी ने ऊपर देखा और पूरी तरह से काले कपड़े पहने एक व्यक्ति को धीरे धीरे वीआईपी सीटों की ओर उतरते देखा। भूत माइकल को देखकर एडिथ का दिल धड़क उठा। उसका लंबा काला कोट हवा में लहरा रहा था, जबकि वह लापरवाही से अपने हाथों को पैंट की जेबों में डाल रहा था। माइकल के प्रकट होने के बाद वीआईपी सीटों पर बैठे सभी लोगों ने अपनी निगाहें गैब्रियल से माइकल की ओर घुमा लीं। इस बीच जयकारे कम नहीं हुए, बल्कि कुछ क्षण पहले की तुलना में धीरे धीरे कम होते गए। बेशक गैब्रियल के विपरीत माइकल ने जयकारे लगाने के लिए लोगों की भीड़ को पैसे नहीं दिए। अगर माइकल को जोरदार जयकारे चाहिए थे, तो वह बस पूरे नदी शहर को सनराइज शिष्यों के साथ ला सकता था। फिर भी धीरे धीरे टूर्नामेंट के दौरान मौजूद कुछ लोगों ने माइकल को पहचान लिया और भीड़ में उसका नाम फैला दिया। गैब्रियल के लिए जोरदार जयकारों के बीच माइकल शांति से नूह के बगल में वीआईपी स्टेज पर उतरा। घोस्ट, नूह ने सिर हिलाकर घोस्ट का अभिवादन किया। नैतिकता में उनके मतभेदों के बावजूद नूह घोस्ट का सम्मान करता था। एंड्रियास के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एक अल्केमिस्ट के रूप में नूह जानता था कि उच्च सितारा कीमियागर बनना कितना मुश्किल है। इसके अलावा घोस्ट एक अनाथ था, इसलिए उसके विपरीत उसके पास नूह के पास जितने संसाधन थे उतने नहीं थे। फिर भी घोस्ट 5 स्टार अल्केमिस्ट बनने में कामयाब रहा, और इतना ही नहीं, वह साधना में भी उससे आगे निकल गया। हालांकि अगर नूह पैसा कमाना चाहता और केवल मजबूत होने पर ध्यान केंद्रित करता, तो वह घोस्ट की बराबरी कर सकता था। नूह के पास दुनिया में संतुलन लाने के साथ साथ डार्क लॉर्ड के साथ बड़े युद्ध की तैयारी करने की जिम्मेदारियां थीं। नूह, माइकल ने भी ऐसा ही किया और देखा कि परिचित और अपरिचित चेहरे उसे घूर रहे थे। गैब्रियल ने हाथ हिलाना बंद कर दिया और अपनी नज़र उस युवक की ओर घुमाई जिसने उसे गद्दी से उतार दिया था। सच कहूं तो गैब्रियल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आखिर इतनी कम उम्र में वह 5 सितारा स्तर पर कैसे पहुंच गया? ये सवाल उसके दिमाग में तुरंत उभरा। तुम घोस्ट हो। हेनरिक्स की थकी हुई आंखें अपनी सीट से उठते ही जीवंत हो उठीं, जिसने मंच पर मौजूद सभी को चौंका दिया।
घोस्ट के मंच पर किसी का अभिवादन करने से पहले हेनरिक्स ने खुद अपना हाथ आगे बढ़ाया। लॉर्ड हेनरिक्स, आपसे मिलकर खुशी हुई। माइकल ने दृढ़ता से उसका हाथ हिलाया। इतने प्रतिभाशाली युवा को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हेनरिक्स ने उसका हाथ पकड़कर छोड़ा। ग्रैंडमास्टर एटियन, ग्रैंडमास्टर अल्रेड। हेनरिक्स का अभिवादन करने के बाद माइकल ने अल्रेड और एटियन का मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। गैब्रियल के लिए जयकार कर रही भीड़ को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। लॉर्ड गैब्रियल, आपसे मिलकर मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है। आप एक प्रेरणा हैं। एक पल के लिए गैब्रियल स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि घोस्ट घमंडी या अभिमानी व्यवहार करेगा, लेकिन इसके विपरीत घोस्ट ने उसका पूरे सम्मान और प्रशंसा के साथ अभिवादन किया। कोई भी गैब्रियल को ऐसा सोचने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। वह हेनरिक्स से आगे नहीं निकल पाया, फिर भी जब उसने प्रसिद्धि और स्टारडम हासिल किया तो उसने कभी हेनरिक्स का सम्मान नहीं किया। हेनरिक्स के एलोन छोड़ने के बाद गैब्रियल ने हेनरिक्स के साथ सबसे लंबी बातचीत की। अवोर में सब कुछ कैसा है? इसलिए गैब्रियल ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि घोस्ट घमंडी होगा। उसने घोस्ट का मजाक उड़ाने के लिए कुछ उदाहरण भी बनाए, ताकि अगर वह घमंडी व्यवहार करे तो उसे न लगे। फिर भी घोस्ट ने उसे सम्मान के साथ अभिवादन करके पूरी तरह से चौंका दिया। उनके इस हाव भाव ने न केवल गैब्रियल को बल्कि एडिथ को छोड़कर मंच पर मौजूद सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे भेड़िया भेड़ का अभिवादन कर रहा हो। मैं बहुतों से हूँ, गैब्रियल ने गर्व से कहा, एक हल्की सी मुस्कुराहट दिखाते हुए जिसमें अहंकार झलक रहा था। चूंकि सभी लोग मंच पर पहुंच गए थे, इसलिए जज और ईव ने आगे की पंक्ति ली, जबकि रईस और बुजुर्ग पीछे की सीटों पर बैठे। आगे की पंक्ति में ग्रैंड मास्टर एटियन, ग्रैंड मास्टर अल्रेड, गैब्रियल, हेनरिक्स, घोस्ट और ईव क्रमशः बाएं से दाएं बैठे थे। अल्पविराम। जैसे जैसे समय बीतता गया, हजारों लोगों की निगाहों के सामने धीरे धीरे अल्कमी प्रतियोगिता शुरू होने का समय आ गया। डिंग। जब प्लाजा पर एक स्पष्ट घंटी बजी तो भीड़ की बड़बड़ाहट और जयकार की गूंजती आवाज जो आसमान तक पहुंच गई थी, अचानक शांत हो गई। अपने कानों में घंटी बजती सुनकर हेनरिक्स गार्डनर थोड़ा कांप उठा और खड़ा हो गया। फिर वह धीरे धीरे वीआईपी स्टेज के बिल्कुल सामने चला गया। उसकी निगाहें नीचे जेड टेबल के पीछे बैठे हजारों कीमियागरों पर टिकी थीं। इस समय 2000 से ज्यादा कीमियागरों ने अपने सिर उठाए और हेनरिक्स की ओर सम्मानपूर्वक नजरें डालीं, जो अपनी प्रतिभा के साथ कीमिया की दुनिया में सबसे ऊपर खड़ा था। कीमियागर गिल्ड के नेता के रूप में मैं घोषणा करता हूं कि 16वीं कीमिया प्रतियोगिता शुरू हो गई है। यह भीड़ के उत्साह में जोरदार गर्जना करने पर पूरा मैदान उबल पड़ा। हेनरिक्स ने तब तक इंतजार किया जब तक भीड़ फिर से शांत नहीं हो गई। तभी उसने धीरे से कहा, अब मैं चाहता हूं कि प्रतियोगी जेड टेबल के सामने बैठें। हालांकि उस समय अखाड़े में इतनी चहल पहल थी कि घंटी की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, फिर भी हेनरिक्स की आवाज सभी के कानों में गूंज रही थी, हेनरिक्स के फ्यूजन स्टेज कल्टीवेशन लेवल की बदौलत। हेनरिक्स के शब्दों को सुनकर वे कीमियागर जो अभी तक टेबल के सामने नहीं बैठे थे, उन्होंने जल्दी से एक टेबल ढूंढ ली। वीआईपी सीटों पर बैठे कुछ कीमियागर तुरंत खड़े हो गए। वहां कीमियागर मुख्य रूप से कुछ अधिक शक्तिशाली समूहों द्वारा तैयार किए गए थे या उनमें शामिल थे। उनका समर्थन करने के लिए एक शक्तिशाली समूह होने के कारण इन कीमियागरों का स्तर उन स्वतंत्र कीमियागरों की तुलना में समग्र रूप से थोड़ा अधिक था। लीलन, जेनिफर, नोआ, आप तीनों को भी नीचे उतरना चाहिए और उनके साथ शामिल होना चाहिए। चूंकि हम आप तीनों को एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं, इसलिए वहां की टेबलें आप तीनों की हैं। एटियन ने एरेना के बिल्कुल बीच में 3 जेड टेबलों की ओर इशारा किया। वे 3 सीटें आपको भीड़ का ध्यान आकर्षित करेंगी। एटियन के बाद अल्रेड ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। जैसे ही उसने चटकाया, नोआ, जेनिफर और लीलन को सौंपी गई 3 टेबलें जमीन से 1 फुट ऊपर उठ गईं, जिससे तीनों टेबल सभी का ध्यान आकर्षित करने लगीं। शुभकामनाएं, एडिथ ने अंगूठा दिखाया। उसके बाद नूह लीलन और जेनिफर के पीछे चला गया। जब तीनों वीआईपी स्टेज से जाने की तैयारी कर रहे थे, माइकल अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका, आर्या पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जो एडवेंचर गिल्ड पर एक खोज पोस्ट करने जा रही थी। तीनों में से लीलन गर्व के साथ साथ थोड़ी उत्साहित भी दिख रही थी। जेनिफर उत्सुक थी, जबकि नूह के चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत भाव था। हेनरिक्स ने मंच पर युवाओं से मुस्कुराते हुए कहा, आप युवाओं के पास भविष्य में याद करने के लिए कोई मजेदार यादें नहीं होंगी, जब तक कि आप कुछ जल्दबाजी और अहंकारी चीजें नहीं करते। ये सबसे खराब सलाह में से एक है जो मैंने सुनी है, माइकल ने अंदर से हंसते हुए कहा, लेकिन कोई भावना नहीं दिखाते हुए एक शांत चेहरा बनाया। गिल्ड लीडर सही कह रहा है। हा, लीलन ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसने कुछ बहुत ही मजेदार बात सुनी थी। वह बिना किसी कारण के गर्व से हंसा। आप में से कुछ लोग कृपया नीचे उतरें। अल्रेड ने उन्हें नीचे उतरने का इशारा किया। आप दोनों, मैं पहले जाऊंगा। लीलन, जो पागलों की तरह हंस रहा था, ने हल्के से जमीन को दबाया और उसका शरीर ऊंचे मंच के किनारे पर पहुंच गया।
उसने नीचे विशाल खुले मैदान पर नजर डाली। फिर वह आगे की ओर छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ा और दर्शकों के साथ साथ नीचे कीमियागरों के बीच अनगिनत अचंभे पैदा कर दिए। आर्क स्टेप्स। उसका शरीर तेजी से नीचे उतरा और जैसे ही वह जमीन पर पहुंचने वाला था, उसने एक जादू किया। जैसे ही उसने जादू किया, चमकती हुई मेहराबदार ऊर्जा से बनी विशाल बैंगनी सीढ़ियां हवा में प्रकट हुईं, जो जमीन से जुड़ गईं। सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए वह बिना किसी चोट के जमीन पर उतरा, जिसके बाद वह दर्शकों की स्तब्ध निगाहों के सामने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ तेजी से अखाड़े के बीच वाले स्थान पर पहुंचा। उसे दिखावा करना बहुत पसंद है न? लेकिन क्या वह सोचता है कि सिर्फ उसे ही कूदना आता है? लीलन को देखते हुए, जिसने सीधे नीचे छलांग लगाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था, जेनिफर ने अपनी आंखें घुमाईं, अपने होठों को आपस में टकराया। उसका प्यारा शरीर आगे की ओर उछला और ऊंचे मंच से नीचे भी गिरा। गिरते हुए पत्ते की तरह उसका शरीर धीरे धीरे और सुरुचिपूर्ण ढंग से नीचे उतरा। उसकी सुंदर मुद्रा किसी देवी की तरह थी। वाह! जेनिफर की इस खूबसूरत हरकत ने निस्संदेह लीलन के पहले के प्रदर्शन से ज्यादा दिलों को झकझोर दिया था। लेकिन उसकी सुंदरता और शालीनता ने वीआईपी सीटों से चौंका देने वाली सांसें और दर्शकों की सीटों से जोरदार चीखें पैदा कर दीं। देखो, तुमने उसे कीमिया के अलावा कुछ और सिखाया है। तुम्हारे लिए अच्छा है ग्रैंड मास्टर अलरेड। एटीएन ने मजाकिया ढंग से अलरेड के कंधे पर मुक्का मारा और मजाक किया। सुंदरता महान अवसरों और खतरों के साथ आती है, इसलिए शिकारियों से बचने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, हेनरिक्स ने शांति से कहा। उसके शब्दों में ज्ञान था जिससे माइकल पूरी तरह सहमत था। युवक, तुम भी नीचे क्यों नहीं कूद जाते? जेनिफर और लीलन को इतनी शानदार तरीके से प्रवेश करते देखकर एटीएन ने नूह से पिछले दो की तरह ही नीचे उतरने के लिए कहा। मुझे लगता है कि मैं नीचे चलूंगा, नूह ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। लेकिन नीचे कूदने के बजाय नूह ने सीढ़ियों से नीचे चलना चुना। अध्याय 499 पहला दौर। नूह चुपचाप जेड टेबल के पीछे खड़ा था और टेबल पर रखे गए अवयवों को देख रहा था, साथ ही एक सुनहरा कागज भी था। टेबल के सामने पन्ना पत्थर का एक चौकोर गिलास भी लगा हुआ था, जिसमें एक हल्की हरी लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही नूह ने पतले कागज को उठाया और उसे देखा, उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक गोली का फॉर्मूला था। हालांकि सूत्र इतने जटिल, अनावश्यक चरणों के साथ लिखा गया था। दिए गए समय के भीतर सूत्र का पालन करते हुए गोली बनाना लगभग असंभव होगा। यदि कोई कीमियागर सूत्र को डिकोड करने और चरणों को सरल बनाने में विफल रहता है, तो विफलता अपरिहार्य होगी। प्रतिभागियों के लिए एक और बाधा टेबल पर सामग्री की संख्या थी। जैसा कि ओलिविया ने माइकल को बताया, गिल्ड ने प्रतिभागियों को सामग्री के 2 बैच दिए, जिसका मतलब था कि प्रत्येक प्रतिभागी के पास केवल 2 मौके थे। यदि औषधीय तत्व पूरी तरह से समाप्त हो गए और प्रतिभागी ने कोई गोली नहीं बनाई, तो प्रतिभागी को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। आपको गोली बनाने में कितना समय लगेगा? ईव ने माइकल से उसके बगल में बैठे हुए पूछा। जल्दी ही, सभी रईसों ने माइकल पर ध्यान केंद्रित किया और उसका जवाब सुना। 45 सेकंड। हेनरिक्स सहित सभी लोग माइकल के जवाब से हैरान थे। हेनरिक्स एक 6 सितारा कीमियागर था जो 95% शुद्धता प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसके लिए भी गोली बनाने में कम से कम 1 मिनट लगेगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से दूसरों को अधिक समय लगेगा। ये थोड़ा अवास्तविक है, क्या आपको नहीं लगता? अलरेड थोड़ा आगे झुके और माइकल से पूछा। ये वास्तव में ग्रैंड मास्टर अलरेड नहीं है। मैं गोली जल्दी बना सकता हूं, इसका कारण यह है कि मैं कड़ाही का उपयोग करने के बजाय सीधे आग में सामग्री को परिष्कृत करता हूं। इससे समय लगभग आधा रह जाता है। तो ये खतरनाक है और किसी को भी उस विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक कारण है कि वह विधि विलुप्त हो गई। गैब्रियल ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, लेकिन माइकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेशक, मैं यह विधि किसी और को नहीं सिखाऊंगा। ये खतरनाक है। तो फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? ईव ने उत्सुकता से माइकल से पूछा जब वह उसके स्थिर स्वर्गदूत जैसे चेहरे को देखने के लिए मुड़ा। मुझे क्या कहना चाहिए? मुझे रोमांच पसंद है। उसके जवाब ने आश्चर्यजनक रूप से ईव को धीरे से मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान को देखने वाले रईसों के लिए शब्दों से परे आश्चर्य की बात थी। हालांकि इसका कारण यह है कि ईव को माइकल और नूह से कोई खौफनाक वाइब्स महसूस नहीं हुई, जैसा कि उसे दूसरों से महसूस हुआ। वे एक दूसरे के बगल में बैठे थे, लेकिन उसने कभी उसकी उंगली भी नहीं छुई। माइकल ने हमेशा उससे बात करते समय आंख से संपर्क बनाए रखा और एक सज्जन व्यक्ति की तरह अपनी दूरी बनाए रखी। इसके अलावा उसने उससे बातचीत करने की कोशिश भी नहीं की। हर चीज़ ने ईव को उसे थोड़ा अच्छा नजरिया दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि शिक्षक ने कहा कि प्रतियोगिता आसान नहीं होगी। नूह ने कागज का पतला टुकड़ा पकड़ा और अपना सिर हिलाते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया। फिर उसने अपना सिर उठाया और सभी दिशाओं में देखा। केवल कई कीमियागरों के चेहरों पर भ्रम का एहसास हुआ। अपना सिर एक तरफ घुमाते हुए उसने जेनिफर और लीलन को अपने बाएं और दाएं देखा। बाकी लोगों के विपरीत वे दोनों बहुत शांत दिखाई दिए।
हालांकि वे दोनों अभी भी थोड़ा भौहें सिकोड़ रहे थे क्योंकि उन्हें पतले कागज पर दर्ज फॉर्मूले में कुछ त्रुटियां मिली थी। कागज। नूह ने गहरी सांस ली और अपने हाथ में कागज के पतले टुकड़े पर ध्यान केंद्रित किया। चूंकि नूह ने न तो कीमिया प्रतियोगिता में भाग लिया था और न ही हजारों लोगों के सामने कोई गोली बनाई थी, इसलिए नूह का दिल और दिमाग थोड़ा बेचैन था। जब नूह फॉर्मूले पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लीलन नूह की ओर मुड़ा। उसने नूह के चेहरे पर कड़वी मुस्कान देखी जो अभी तक गायब नहीं हुई थी, और वह खुद को शांत हंसी से रोक नहीं पाया। तुम्हें अपने गिल्ड में रहना चाहिए था। चूंकि तुम नहीं रहे, इसलिए तुम ईव के सामने खुद को शर्मिंदा करोगे। मूर्ख। बचपन से गैब्रियल के अधीन अध्ययन करने के कारण लीलन को खुद पर बहुत भरोसा था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने सोचा कि वह बाकी लोगों पर जीत हासिल करेगा और वोल्डोगार्ड की बेटियों में से किसी एक से शादी करने की योग्यता प्राप्त करेगा। विशाल खुले मैदान में सभी प्रतियोगियों ने पतले कागज को पकड़ रखा था। हर कोई कागज को देखते हुए अलग अलग भाव प्रदर्शित कर रहा था। पूरा प्लाजा पूरी तरह से शांत था। ये सन्नाटा पूरे क्षेत्र में 5 मिनट तक छाया रहा, जब तक कि अचानक कहीं से एक स्पष्ट घंटी की आवाज़ नहीं आई। घंटी बजने की आवाज़ सुनकर सभी प्रतिभागियों ने तुरंत अपना काम रोक दिया। फिर घंटी बजने के बाद हेनरिक्स, जिसकी आंखें बंद थीं, ने आखिरकार उन्हें खोला। मुझे उम्मीद है कि आपने सूत्र का अध्ययन किया होगा और यदि कोई त्रुटियां हैं तो उन्हें ढूंढ लिया होगा। 1 घंटाघर होने दो। जैसे ही हेनरिक्स की आवाज़ पूरे क्षेत्र में फैली, एक अलौकिक घंटाघर कीमियागरों के ऊपर आकाश में प्रकट हुआ। आपके पास कम से कम 20% शुद्धता वाली गोली बनाने के लिए 30 मिनट हैं। उसके बाद आपको अपनी बनाई हुई गोली को अपनी मेज़ पर लगे शीशे पर रखना होगा। यदि आपकी गोली आवश्यकताओं को पूरा करती है तो दर्पण एक हरी रोशनी देगा, अन्यथा लाल, जो ये संकेत देगा कि आप बाहर हो गए हैं। हेनरिक्स ने एक पल के लिए विराम लिया। कीमियागरों को वह सब कुछ पचाने दिया जो उसने अभी अभी उन्हें बताया था। क्या आप सभी समझ गए? हेनरिक्स ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, कीमियागरों ने दहाड़ लगाए, अखाड़े को हिला दिया। हेनरिक्स ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी हथेली उठाई। परीक्षा का पहला दौर अब शुरू होगा। उसकी आवाज़ अखाड़े में गूंज उठी और जिस क्षण उसने अपनी हथेली हिलाई, अलौकिक घंटाघर उल्टा हो गया क्योंकि सुनहरी रेत धीरे धीरे एक छोर से दूसरे छोर तक बरसने लगी। जैसे ही समय शुरू हुआ, कीमियागर ने अपनी कलाई को झटका, अपने अंतरिक्ष वलय से अपने कड़ाही को बाहर निकाला। क्या हमें उन सभी को एक ही कड़ाही नहीं देनी चाहिए थी? माइकल ने दूसरे से पूछा। जज, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ईव ने सिर हिलाया। भाग्य कीमिया का एक हिस्सा है, नौजवान। कीमिया में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली होना चाहिए। एक पल के लिए माइकल अपने द्वारा पूछे गए प्रश्न और हेनरिक्स से प्राप्त उत्तर के बीच संबंध के बारे में उलझन में था। सरल शब्दों में, यदि आप एक महान कड़ाही पाने के लिए भाग्यशाली नहीं हैं या एक अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए हैं, तो आप बहुत दूर नहीं जा पाएंगे, अलरेड ने हंसते हुए कहा। हर किसी की मृत्यु की इच्छा नहीं होती है कि वह सीधे गोलियों और औषधियों को परिष्कृत करे जैसे कि आप भूत हैं। एक बार फिर माइकल को गैब्रियल से तिरस्कारपूर्ण प्रतिक्रिया मिली। हालांकि अगर माइकल चाहे तो वह गैब्रियल को एक झटके में मार सकता था क्योंकि गैब्रियल कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज पर था। उसी समय वह राजा ब्रेडिया के आदमियों को मारने के बाद सोल रिफाइनिंग स्टेज लेवल 3 पर पहुंच गया। गैब्रियल के लिए सौभाग्य से माइकल उसे मारने के लिए यहाँ नहीं था, कम से कम अभी तक नहीं। इस बीच नूह चुपचाप जेड टेबल के पीछे खड़ा था। अपनी कलाई के एक झटके से नूह ने स्पेस रिंग से अपना कड़ाही बुलाया। यह एक मोती जैसा सफ़ेद कड़ाही था जिसके 3 हैंडल ड्रैगन जैसे थे। बाहर और अंदर दोनों तरफ कई अगोचर लेखन उकेरे गए थे। बाकियों से अलग, नूह ने तुरंत अपनी लॉ को नहीं बुलाया और शोधन शुरू नहीं किया। इसके बजाय उसने चुपचाप कागज़ को पकड़ा और एक बार फिर से सूत्र का अध्ययन किया। जैसा कि एंड्रियास ने उसे सिखाया था, सफलता के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी थी। ये देखते हुए कि उसके पास केवल 2 मौके थे, लापरवाही कोई विकल्प नहीं था। गिल्ड को बन हीलर नामक एक गोली को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक तरह की औषधीय गोली थी जिसका उपयोग आग और एसिड से होने वाले घावों के इलाज के लिए किया जाता था। आमतौर पर इन गोलियों का इस्तेमाल वे लोग करते थे जो उपचार औषधि नहीं खरीद सकते थे और काफ़ी सस्ती थीं। कीमिया की दुकान में वे गोली को उसकी शुद्धता के आधार पर 50 से 100 सोने के सिक्कों से ज़्यादा में नहीं बेचते। गोली को परिष्कृत करने के लिए कुल 5 अवयवों की ज़रूरत थी। हालांकि गोली सस्ती थी, लेकिन परिष्कृत करने की प्रक्रिया जटिल थी और इसके लिए कीमियागर को अपनी कीमिया की आग पर अच्छा नियंत्रण और प्रत्येक अवयव के बारे में जानकारी रखने की ज़रूरत थी। चूंकि नूह ने अपनी खुद की उपचार औषधि बनाई थी, इसलिए वह बन हीलर बनाने की प्रक्रिया से अपरिचित था। माइकल चुपचाप नूह को सामग्री को परिष्कृत किए बिना चर्मपत्र का अध्ययन करते हुए देखता रहा। दूसरी ओर जेनिफर और लीलन ने पहले ही आग की लपटों को जगा दिया था और आग को कड़ाही के चारों ओर फैलने दिया था। माइकल पन्ना हरे रंग के अलावा किसी दूसरे रंग की लौ को देखने में विफल रहा। डिफ़ॉल्ट रूप से सभी के पास हरी लपटें क्यों थीं?
ऐसा इसलिए है क्योंकि शुद्ध आग ऊर्जा द्वारा बनाई गई आग हरे रंग को जलाती है। केवल एक आदिम लौ को अवशोषित करके ही आग ऊर्जा द्वारा उत्पन्न लौ के रंग को बदला जा सकता है। इसलिए माइकल के पास काली लपटें थीं, रोवेना के पास बर्फीली नीली लपटें थीं और नूह के पास चमकदार नीली आग थी। नूह ने खुद से कहा, उनके चरित्र के बावजूद ये दोनों वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे गिना, नूह ने केवल 4 साल तक कीमिया का अध्ययन किया था। इसलिए कुछ पहलुओं पर नूह जेनिफर और लीलन के साथ नहीं पकड़ सकता था, जिन्हें उनके शिक्षकों ने दशकों तक तैयार किया था। आखिरकार कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो या उसने किससे सीखा हो, इतने कम समय में दशकों के अनुभव को पकड़ना असंभव होगा जब तक कि उनके पास माइकल जैसा सिस्टम न हो। फिर भी माइकल भी यह समझने में विफल रहा कि उसने सिस्टम के माध्यम से कीमिया की किताब सीखी होगी। फिर भी अंधेरे में हेरफेर करने और आग पर नियंत्रण करने की उसकी जन्मजात प्रतिभा ने उसे उस बिंदु तक पहुंचाया जहां वह इस समय था। एक दिन के लिए माइकल ने सैकड़ों गोलियां और औषधियां परिष्कृत कीं। सिस्टम होने के बावजूद उसने कभी भी ढिलाई नहीं बरती। तो घोस्ट, क्या मैं तुम्हें घोस्ट कह सकता हूँ? ईव ने माइकल की ओर देखा। मैं आग्रह करता हूँ, माइकल ने अपनी सामान्य आकर्षक मुस्कान के साथ कहा जिससे ईव का दिल धड़क उठा। क्या आपको लगता है कि आप मेरी बहन को कुछ संकेत दे सकते हैं? वह मुस्कुराए। दिमाग और आंखों वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी दिव्य महिला को मना नहीं करेगा और माइकल अपवाद नहीं था। लेकिन जाहिर है यह उसकी सुंदरता के कारण नहीं बल्कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण था। उसे अवोर में कुछ कनेक्शन चाहिए थे और ईव के साथ दोस्ती करना बुरा विचार नहीं था। बेशक, बस मुझे बताओ, तुम मुझे कहाँ मिलना चाहते हो? इस समय परीक्षा शुरू होने के बाद से 10 मिनट से अधिक समय बीत चुका था। एरेना के भीतर इन छोटे 10 मिनटों के दौरान लाल बत्तियां पहले से ही बुझ रही थीं और जल रही थीं। लाल बत्ती के टिमटिमाने के बाद जो कीमियागर असफल हो गए थे, वे केवल बहुत सारे पछतावे के साथ एरेना छोड़ सकते थे। उन्हें इस तरह से भागना चाहिए था। अलरेड ने उन कीमियागरों के बारे में टिप्पणी की जो अपनी गोलियां आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल होने के बाद एरेना छोड़ रहे थे। नूह ने उदासीनता से अपने सामने एक कीमियागर को देखा जो रोने के कगार पर चेहरे के साथ एरेना से बाहर निकलते समय अपना सिर नीचे किए हुए था। एक बार फिर नूह ने शोधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हंगामे को अनदेखा कर दिया। चलो शुरू करते हैं। नूह ने अपनी अंगुलियों को चटकाते हुए आखिरकार अपनी लपटों को जगाने का फैसला किया। हजारों लोगों की निगाहों के सामने नूह ने अपनी कलाई हिलाई और उसके हाथ के ऊपर एक चमकीली नीली लौ प्रकट हुई जो एक महिला की तरह नाच रही थी। एक आदिम लौ। माइकल ने तुरंत नूह के हाथों के ऊपर आग से निकलने वाली परिचित ऊर्जा तरंगों को महसूस किया। ये डार्क लपटों की तुलना में कमजोर थी, लेकिन फिर भी डार्क लपटों की तरह असाधारण ऊर्जा विकिरण थी। अध्याय 500 नूह का संघर्ष और विजय। वाह, नीली लौ! उसने जो चमकीली नीली लौ बनाई थी उसे देखकर पूरे अखाड़े में जय जयकार की लहरें गूंज उठीं। चूंकि लीलन और जेनिफर सहित हर कीमियागर के पास पन्ना हरा रंग की आग थी, इसलिए नूह की चमकीली नीली लौ अखाड़े में आकर्षण का केंद्र बन गई। कई दर्शक बिना पलक झपकाए नाचती नीली आग को देखते हुए चौंक गए। आदिकालीन लौ। नूह की हथेली के ऊपर मडराती नीली लौ के समूह को देखकर हेनरिक्स चकित रह गया। इस युवक के पास आदिकालीन लौ होने का ईश्वरीय सौभाग्य है। उसके लिए आकाश ही सीमा है। वह मेरा दोस्त नूह विंस्टन है या कमीनो? दर्शकों की बचकानी आवाज अखाड़े में गूंज उठी। माइकल ने दिशा में देखा और देखा कि सुनहरा बबरू एलिसिया के कंधे पर ऊपर नीचे उछल रहा था। जब एलिसिया ने माइकल की निगाहें उस पर टिकी देखीं तो उसकी आंखें फड़क उठीं और उसमें हत्या करने की तीव्र इच्छा थी। हालांकि माइकल ने अपनी निगाहें उससे हटा लीं, उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। जहां तक उसका सवाल था, वह लड़ने के लायक भी नहीं थी। अपने कोर फॉर्मेशन साधना स्तर के साथ उसे मारना केवल उसके सपनों और कल्पनाओं में ही संभव होगा। नीली लौ नूह की हथेली पर एक परी की तरह जीवंत रूप से नाच रही थी। एक पल बाद नूह ने अपनी हथेली को धीरे से हिलाया। नीली लौ उसकी हथेली से निकलकर कड़ाही के चारों ओर फैल गई। आदिम लौ ने तेजी से बर्फीली ठंडी कड़ाही का तापमान बढ़ा दिया क्योंकि मोती की सफ़ेद सतह धीरे धीरे चमकीले नारंगी रंग में बदल गई। नोक ने अपनी हथेली को कड़ाही की ओर तब तक रखा जब तक कि नारंगी चमक चमकीले नीले रंग में नहीं बदल गई। उस समय हंडा ऐसा लग रहा था मानो इसे किसी विशाल नीलम पत्थर से तराशा गया हो। नूह के नियंत्रण में नीली लौ ने आज्ञाकारी ढंग से अपने तापमान को दबा दिया। इसने जरा भी प्रतिरोध नहीं किया। आग के कुछ और मिनटों तक हंडे के चारों ओर घूमने के बाद नूह ने धीरे से मेज से एक लाल पंजे जैसी सामग्री ली और उसे हंडे में डाल दिया। जैसे ही नूह ने हंडे में एक और सामग्री डाली, हंडे से तुरंत हरे रंग की धुंध का एक झोंका निकला। उसकी हरकतें धीमी और स्थिर थीं क्योंकि एक भी गलत कदम से हंडा उसके चेहरे पर फट सकता था। हर बार जब नूह ने हंडे में एक सामग्री डाली तो उसके अंदर से हरे रंग की धुंध का एक झोंका निकला। किसी गोली या औषधि को परिष्कृत करने के लिए अवयवों को एक निश्चित सीमा तक शुद्ध किया जाना चाहिए।
कभी कभी भले ही शुद्धता थोड़ी कम हो, इससे शोधन प्रक्रिया विफल हो सकती है। इसलिए एक कीमियागर को किसी अवयव के गुणों को जानना चाहिए और यह भी कि उसे आग से कब निकालना है। अन्यथा गोली या औषधि में शुद्धता कम होगी या आग से बाहर आने के बाद पूरी तरह से घुल जाएगी। सौभाग्य से नूह के पास सूत्र में अवयवों के बारे में आवश्यक ज्ञान था, इसलिए अभी तक कोई विस्फोट नहीं हुआ था, तो वह उसे कीमिया से ज्यादा मुझसे लड़ने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है, माइकल ने सोचा जब उसने नूह के धीमे शोधन कौशल को देखा। माइकल को ऐसा लगा जैसे वह एक सुस्ती को गोली को परिष्कृत करते हुए देख रहा हो। 15 मिनट हो चुके थे, फिर भी नूह ने अवयवों से सार भी नहीं निकाला। सार निकालते समय नूह ने अपने दोनों तरफ देखा और पाया कि जेनिफर और लीलन के चेहरे भी उसके जैसे ही गंभीर थे। हालांकि उनकी हरकतों से घबराहट के कोई संकेत नहीं दिखे। वे गंभीर दिख सकते हैं, लेकिन अखाड़े में मौजूद ज्यादातर कीमियागरों की तरह पसीना नहीं बहा रहे थे। लीलन और जेनिफर दोनों ने सब कुछ नियंत्रण में रखा हुआ था। धमाका! जैसे ही नूह ने अपनी नज़र हटाई, कुछ ही दूरी पर जेड पर रखी कड़ाही फट गई। हालांकि मेज के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी, जिसने कीमियागर को नुकसान पहुंचाने से पहले आग को बुझा दिया। कड़ाही के फटने के बाद मेज के अंदर रखे जेड के दर्पण से चमकीली लाल रोशनी निकली, जो विनाश का संकेत थी। हालांकि सुनहरी रोशनी ने कीमियागर को बचा लिया, लेकिन दुर्भाग्य से इसने उसके बालों को नहीं बचाया। उस आदमी के चेहरे पर राख की धारियां थीं, क्योंकि वह मूर्खता से टिमटिमाती लाल रोशनी को अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव से देख रहा था। काफी देर बाद उसने आखिरकार मंच छोड़ने से पहले जोर से गाली दी। जब वह आदमी नूह के पास से गुजरा तो नूह हैरान रह गया, क्योंकि वह उससे पहले भी मिल चुका था। जब नूह उस आदमी से मिला तो वह किंगडम रेडल में 3 सितारा कीमियागर था। अफसोस, नूह अपने दिल में कुछ हद तक हंसा। फिर उसने छोटे अंतराल को एक तरफ रख दिया और एक एक करके सामग्री से सार निकालना जारी रखा। जब नूह सार निकाल रहा था, माइकल ने ईव से बात की और उसे इस बात का अंदाजा हुआ कि अवोर में क्या चल रहा था, खासकर नागालैंड में। जैसे जैसे समय बीतता गया, जेड मिरर बार बार एरिना में लाल बत्ती चमकाते रहे। जब भी लाल बत्ती टिमटिमाती तो कोई व्यक्ति उदास या पागल चेहरे के साथ एरिना से बाहर निकलता। जबकि परीक्षा काफी कठिन थी, कोई कह सकता है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कीमियागर महान कौशल वाले लोग थे। बाहर हुए कीमियागरों के अलावा कई चुपचाप गोली को परिष्कृत करना जारी रखते थे ताकि वे अगले दौर में जा सकें। उस भूतिया रेत के गिलास के अंदर की लगभग आधी रेत गिरने के बाद नूह ने आखिरकार कड़ाही के ऊपर सार के रंगीन मोती बनाए। भले ही नूह ने गोली को माइकल की अपेक्षा से धीमी गति से परिष्कृत किया, लेकिन उसने कोई भी सामग्री बर्बाद नहीं की। अगली चीज रंगीन मोतियों को सार की एक गेंद में मिलाना और उन्हें बनहील गोली में बदलना था। निकालने वाले हिस्से की तुलना में संयोजन सबसे मुश्किल था और इसके लिए पूर्ण ध्यान की आवश्यकता थी। ध्यान में थोड़ा सा विचलन विफलता का कारण बनता था और नूह को फिर से शुरुआत करनी पड़ती। अंतिम चरण के महत्व को समझते हुए नूह ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने आसपास की सभी आवाज़ों को रद्द कर दिया। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और अपना पूरा ध्यान सार मोतियों पर केंद्रित कर लिया। अंत में उसने सांस छोड़ी और अपने हाथों को एक साथ खींचा, क्योंकि हवा में तैरते हुए सार मोती धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। नूह ने मोतियों को एक दूसरे के करीब खींचते हुए नीली लपटें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। उसने महसूस किया कि मोती चुंबक के एक ही ध्रुव की तरह प्रतिरोध कर रहे थे। नूह को उन्हें मिलाने के लिए थोड़ी कच्ची ताकत की जरूरत थी। फिर भी नूह ने संघर्ष के कोई संकेत नहीं दिखाए। इसके विपरीत वह हमेशा की तरह शांत दिख रहा था। वह इतना समय क्यों ले रहा है? ईव ने माइकल से पूछा। कुछ देर बात करने के बाद ईव को माइकल के साथ सहज महसूस हुआ, इसलिए उसने माइकल से फुसफुसाते हुए कहा, थोड़ा सा उसकी ओर झुकते हुए, वह एक बार में सभी मोतियों को मिलाने की कोशिश कर रहा है, न कि एक एक करके दूसरों की तरह, माइकल ने ईव को समझाया। उसे कहना ही पड़ा। वह बहुत कम समय में ही उसकी अच्छी दोस्त बन गई। जब वह अवोर जाएगा तो ईव निश्चित रूप से खुले हाथों से उसका स्वागत करेगी, बेशक शाब्दिक रूप से नहीं। उसकी मदद से वह अपने व्यापारिक साम्राज्य और संप्रदाय को अवोर तक विस्तारित कर सकता था। लेकिन अभी के लिए उसने 2 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया। पीटन के लिए तनुलिया की हत्या करना और प्रतियोगिता का न्याय करना। गैब्रियल ने कहा, वह ऐसा करने की कोशिश करने वाला मूर्ख है। गैब्रियल ने कहा, हमारे लिए उसे आंकना बहुत जल्दी है। लॉर्ड गैब्रियल। एटिवन ने नूह का बचाव किया, जबकि एडिथ ने पीछे से भौहें सिकोड़ीं। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और नूह के लिए चुपचाप प्रार्थना करने लगी। विशाल घंटाघर के भीतर की रेत तेजी से नीचे बिखर गई। डिंग। लीलन, जिसने आखिरी मन का मिलाने के लिए संघर्ष किया, आखिरकार सफल हो गई। जैसे ही मन का बैंगनी तरल का एक गोला बन गया, लीलन ने एक बार फिर पन्ना हरे रंग की लपटों को जगाया और गोले को एक गोली में सख्त होने के लिए लौ के ऊपर रखा। धीरे धीरे बैंगनी गेंद सिकुड़ती गई और वह गोली के आकार की हो गई।
इसके अलावा गोली से एक चमकदार चमक निकल रही थी जो अन्य कीमियागरों द्वारा बनाई गई गोलियों से अलग थी। आप ऐसा ही करते हैं। उसके चेहरे पर गर्व को छिपाना मुश्किल था क्योंकि उसने मेज को इतनी जोर से पटका कि हर कोई एक पल के लिए अपना ध्यान खो बैठा। माइकल ने उसकी हरकतों को देखकर भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन चूंकि अन्य जज चुप रहे इसलिए उसने कोई चिंता नहीं जताई। हो गया, जेनिफर ने अपनी आवाज़ उठाई और दर्शकों को लीलन की गोली जैसे दिखने वाले बैंगनी लोगों को दिखाया। अच्छा, ईव ने बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ में माइकल खुशी और गर्व महसूस कर सकता था। समय लगभग खत्म हो गया है। एलरेड ने केंद्र में नूह को देखा जिसने अभी भी मोतियों को मिलाना बाकी था। दूसरी ओर एटियन ने रेत के घड़े में पड़ी भूतिया रेत को देखा जो लगभग पूरी तरह से गिर चुकी थी। उसका हाथ अचानक कस गया। बड़े अखाड़े में अनगिनत निगाहें बीच में पड़ी जहां नूह था। फिर उन्होंने रेत के घड़े में पड़ी रेत को देखा जो नीचे गिर रही थी। सभी दर्शक जानना चाहते थे कि क्या नूह, जो बीच में खड़ा था और सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा था, टेस्ट पूरा कर पाएगा। तुम क्या सोचते हो भूत? ईव ने उत्सुकता से माइकल से पूछा जो अभी भी शांत चेहरे के साथ नूह को देख रहा था। बाकी लोगों से अलग माइकल को यकीन था कि नूह गोली खत्म कर देगा और अपनी शुद्धता के स्तर से सभी को आश्चर्यचकित कर देगा। वह सभी को आश्चर्यचकित कर देगा, माइकल ने एडिथ की नसों को शांत करते हुए कहा। रेत के घड़े के भीतर बहुत कम रेत चुपचाप नीचे उतर गई। फिर आखिरी क्षण में रेत का आखिरी टुकड़ा लुढ़क गया। दर्शकों और वीआईपी सीटों से एक दयनीय आवाज आई। नूह के हाथ से अचानक नीली लपटें निकलीं और मोतियों को घेर लिया। जैसे ही नीली लपटें गायब हुईं, आखिरी क्षण में एक गोल गोली उड़ी जो चमकदार रोशनी बिखेर रही थी। लीलन और जेनिफर की तुलना में नूह की गोली ज्यादा चमकीली थी। जैसे ही गोली उसकी हथेली पर गिरी, बची हुई थोड़ी रेत आखिरकार गिर गई। अखाड़े में सैकड़ों लाल बत्तियां उन कीमियागरों के पीछे, जिन्होंने अभी तक गोली को परिष्कृत करना समाप्त नहीं किया था, जल उठीं। चमकती लाल बत्ती को देखकर निराश होकर वे कीमियागर कड़वी मुस्कान के साथ अपने अपने बर्तन वापस ले गए। फिर निराश भाव से वे चौक से बाहर निकल गए। जेड टेबल के पीछे खड़े होकर नूह ने प्रतियोगियों को एक के बाद एक अखाड़े से बाहर निकलते देखा। ये प्रतियोगिता का पहला दौर था, फिर भी 1/3 प्रतिभागी अप्रत्याशित रूप से बाहर हो गए थे। प्रतियोगिता की कठिनाई के बारे में सोचते हुए उसने एक आह भरी। अपने हाथ में गोली लेकर खेलते हुए नूह ने अपना सिर पास में खड़े लीलन की ओर घुमाया, जिसका चेहरा चमकीली मुस्कान से भरा हुआ था। नूह की तुलना में कम चमकीली गोली होने के बावजूद लीलन घमंडी और गर्वित लग रहा था क्योंकि वह पहले स्थान पर था। उसने नूह की ओर देखा और अपनी गोली को हाथ में थामे हुए था और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो। आदिम ज्वाला के साथ भी तुम आखिरी क्षण में ही गोली को परिष्कृत करने में सफल रहे। हालांकि नूह ने लीलन को शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि खेल कौन शुरू करता है, बल्कि यह कि इसे कौन खत्म करता है। इस भव्य प्रतियोगिता में, जिसमें अनगिनत उत्कृष्ट कीमियागर शामिल थे, एक निर्विवाद कौशल में सबसे तेज गति से परिष्कृत कर रहे थे, लीलन हंसा। वह नूह की उच्च शुद्धता वाली गोली को अपनी उपलब्धियों से कम नहीं होने देना चाहता था। अगर तुम ऐसा कहते हो, नूह ने कंधे उचका दिए क्योंकि वह अब लीलन से झगड़ा नहीं करना चाहता था। इसके बजाय उसने अपना सिर जेनिफर की ओर घुमाया और मुस्कुराया। फिर वीआईपी सीटों की ओर देखते हुए उसने देखा कि हेनरिक्स बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। वीआईपी सीटों पर एटियन ने जोर से सांस छोड़ी। उसने अपने माथे पर ठंडे पसीने को पोंछने के लिए अपनी आस्तीन का इस्तेमाल किया। इस बदमाश को हर बार इतना नाटकीय क्यों होना पड़ता है?